हेलो। हाय सर, कैसे हो आप? गुड टू बस सी यू। थैंक यू। मुझे बड़ा बढ़िया लगता है आपसे मिलना। मुझे भी। और मैं दूसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे। पिछली बार तो अपन 4-5 घंटे थे। और उसके बाद मैं आपसे मिला कहीं पे, वो नेहरू सेंटर पे। और फिर मैंने आपसे पूछा, सर हेलो कैसे हो आप, पहचाना आपने? तो बोले कि नहीं नहीं दोबारा बताओ कौन हो। तो ये भूलते रहते हो सर आप। और आपने स्टार्टिंग में ये भी लिखा है किताब में मैंने तो क्या? किताब में ही लिखा है कि मेरी मेमोरी बहुत हाँ हमेशा से खराब थी। हाँ कुछ चीज़ें याद रहती हैं हाँ और कुछ चीज़ें बिल्कुल रहता हूँ, आए मुझे मिले ये याद रह जाएगा, कौन था क्या नाम था हाँ वो भूल जाएगा। हाँ बार बार पूछूंगा। हाँ कुछ नाम एक बार में याद हो जाते हैं, कुछ मुझे बार बार में याद नहीं होते। हाँ तो वो पहले से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ भाई कि मेरी मेमोरी ज़रा गड़बड़ है, और उसका सबूत भी मैंने हाँ दिया है हाँ, इसमें। आपने वो लेटर बॉक्स वाला मैंने कहा है। बताया ना कि मैं बचपन से मेरी ये हालत थी। हम्म तो मैं पाँचवीं क्लास में था, मैं जा रहा था स्कूल। तो मेरे भाई ने एक मुझे लेटर दिया कि रास्ते में पोस्ट कर देना। तो मैंने कहा तुम्हें तो मालूम है भाई कि मेरी याददाश्त ख़राब है, मैं भूल जाता हूँ। हम्म चलेंगे नहीं, एक तरकीब बताता हूँ। कदम गिनते हुए जाना है, वहाँ पे लेटर बॉक्स तक पहुँचते पहुँचते 187 कदम हो जाएंगे। हाँ तो मैं कदम गिनने शुरू किए और 7,000 कदम गिन लिए। तो ये भूल गया कि मैं कदम गिन क्यों रहा हूँ, और स्कूल पहुंच गया कि लिफाफा मेरे हाथ में रह गया। गॉड। तो ये तो हालत है जी। अच्छा अच्छा, तो अभी सेलेक्टिव मेमोरीज याद रहती है या सिर्फ सारे? नहीं, कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छी तरह याद है, कुछ हम्म जैसे जो इसमें लिखे हैं वो हम्म ज़्यादातर अच्छी तरह याद थे। कुछ हम्म थोड़ा वेग मेमोरी थी, फिर मैंने उसके लिए रिसर्च करनी पड़ी। हम्म अब जैसे मैंने सर्विस ज्वाइन की हुई तो हम्म मालूम है ना। हम्म अब कौन सी तारीख को अगर मैं भूल भी जाऊँ, लेकिन हम्म, उसको ढूंढना तो आसान है। हाँ ये और भी अपने है। साथियों से पूछ लो कि भाई कौन सी तारीख को हम एकेडमी पहुंचे थे। हम्म 10 जुलाई थी हम्म 1971, वो तो भूल ही हम्म नहीं सकते। हम्म तो कुछ तो बहुत अच्छी तरह याद है, कुछ हम्म वेगली याद है। हम्म और उसको क्रॉस चेक करना आसान है। हम्म और फिर रिसर्च करके हम्म मोटे मोटे हम्म इवेंट्स और इंसिडेंट्स जो है ना वो हम्म ज़रा ज़्यादा याद रहते हैं। ओके। तो सर की एक खूबसूरत किताब है इंडिया एंड आई, और सर ने इस किताब में 100 अपने किस्से, अगर मैं कहूँ 100 मेमोरीज, 100 स्निपेट्स अपनी लाइफ की आपने लिखे हैं सर। तो कैसे आपका ये मूड बना? और मैं जब स्टार्टिंग से शुरुआत करता हूँ तो इस किताब में काफ़ी लोगों की आपने फीचर किया है और इस किताब के बारे में लिखा है। और आप स्टार्ट करते हो अपने बचपन में कुरैसी ओरिजिनल्स वगैरह से, गिटार का जो आपको शौक था। और आप स्टार्ट करते हो कि भाई किस तरीके से आप पहले पुरानी दिल्ली के मुस्लिम थे जो आईएएस में सिलेक्ट हुए। तो वो पुरानी दिल्ली का याकूब जो है, उसके बारे में आपने लिखा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या था स्टार्टिंग का फिनोमेना? पहले तो ये जो आपका पहला हम्म सवाल कि ये किताब का आइडिया कैसे आया। हम्म तो बहुत लोग मुझे कहते थे कि भाई आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए। हम्म तो लेकिन मेरा हमेशा जवाब ये होता था कि ऑटोबायोग्राफी इम्पोर्टेंट लोगों के लिए होती है, मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरी ऑटोबायोग्राफी में किसको इंटरेस्ट होगा, क्यों। तो उसके ऊपर फिर मैं उसको टालता रहा कई साल। फिर एक हम्म नवाज देवबंदी मेरे दोस्त हैं, शायर हैं बहुत हम्म अच्छे और एजुकेशन है। उनका एक दिन फ़ोन आया कि कुरैशी तुमने ज़िंदगी में बहुत अच्छे बुरे जैसे भी काम किए हम्म हैं, यादें होंगी अच्छी हम्म बुरी, हम्म तो तुम उनकी रैंडम 100 मेमोरीज लिखो। हम्म तो रैंडम एक एक पेज में। तो मुझे ये आइडिया अजीब सा लगा, और लेकिन दिमाग में घुस गया। फिर मैं हम्म सोचता रहा, मैंने कहा बात तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की है। तो फिर मैंने लिस्ट बनानी शुरू की कि हम्म क्या मैं 100 एपिसोड याद भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो वो लिस्ट बनते 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 150 पौने 200 की बन गई। उस पौने 200 में से फिर मैंने 100 चुन के हम्म उस पर स्टोरीज बना बना के ये कहानियाँ हम्म लिख डाली। ओके। जी। तो सर स्टार्टिंग आपने जो करी थी वहाँ से पुरानी दिल्ली से, आप तो बैंड में थे, आप तो गिटार बजाते थे, फिर आपने खुद का अपना गिटार भी असेंबल किया था। और म्यूजिक से आपको इतना लगाव था, और वो यूपीएससी के चेयरमैन थे, उनके सामने भी आपने प्ले किया। तो ये कैसे हुआ फिर आपका आईएएस में, यूपीएससी में कैसे मन किया आपका? हम्म देखिए, एक तो दो बातें इसमें भी। फिर पहले तो गिटार विटार का कहानी अपनी जगह है हम्म कि मुझे कॉलेज ज़माने से म्यूज़िक का शौक़ था, वेस्टर्न म्यूज़िक का। हम्म तो उस वक्त हम गिटार ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और लेकिन चूँकि पुरानी दिल्ली में रहते थे, चांदनी चौक वांदनी चौक में तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, हर चीज़ वहाँ पे हर हम्म किस्म की फैसिलिटी मौजूद है। तो हमने कहा गिटार हम खुद बना क्यों ना डालें। हम्म तो मैंने एक इलेक्ट्रिक गिटार बनाई, दूसरी बनाई मैंने, हम्म ज़िंदगी में 5 बना डाली। हम्म तो उसके बाद ऑफ कोर्स जब अफ़ोर्ड कर सके, अभी भी मेरे पास 5-6 गिटार हैं, लेकिन अब वो बनाई भी वाली तो 1 या 2 ही हैं, हम्म जो बजाने के लायक भी शायद नहीं रही हैं। हम्म लेकिन
एक महंगी गिटार है मेरे पास है। अच्छा, अब अच्छा। जब अफ़ोर्ड कर सकते तो बजा नहीं सकते, जब बजा हाँ, सकते थे तो हाँ, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, अच्छा। तो बनाई। हुआ फिर ये कि गिटार का मुझे इतना शौक था, रॉक बैंड में हमारा होता था। एक हुँ, शरण प्रभाकर नाम की एक बड़ी अच्छी सिंगर थी, जो हुँ, बॉम्बे में जाके बहुत मशहूर हुईं, तो वो हमारी सिंगर थीं। मैं लेक्चरर था दिल्ली कॉलेज में इवनिंग में, हुँ, तो सारा दिन मेरे पास अवेलेबल होता था। हुँ, तो मैंने फिर आईएएस की तैयारी की, लेकिन बैठूँ न बैठूँ, हुँ, बहरहाल जब मैं गया तो मेरे पहले ही जो एफर्ट में हुँ, इंटरव्यू कॉल आ गई। हुँ, और तो जिस दिन इंटरव्यू कॉल आई उस दिन मैं भागीरथ पैलेस चांदनी चौक में जो हुँ, हुँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। अब मैं प्लान कर रहा था कि गिटारें तो मैंने 3-4 बना ली हैं जब तक, हुँ। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन बनाऊँगा। तो वो और भी महँगा और कॉम्प्लिकेट। तो मैंने उसके हाँ, सारा सामान खरीदा, वो लेके घर हम पहुँचे। हाँ, हमारे फैमिली वाले भारी इंतज़ार कर रहे, कह रहे यार हाँ, तुम्हारा तो ये इंटरव्यू कॉल आ गई। हाँ, तो मैं जिस अपने दोस्त के साथ गया था, अतीक मेरे बड़े बेस्ट फ्रेंड थे, हाँ, उनको मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स तुम सँभालो, हाँ, अब मैं तैयारी कर लेता हूँ, अब इस इस तक पहुँच ही गई हूँ। तो मैंने हाँ, राव स्टडी सर्कल जॉइन किया 2 महीने की, उसके बाद हुँ, फिर इंटरव्यू हुआ। जब ये 31 दिसंबर को जो न्यू ईयर ईव की पार्टी दिल्ली गोल्फ क्लब में हो रही थी, हुँ, तो उसमें उन्होंने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया हमारे बैंड को। हुँ, तो अब जो किसी ने बताया कि आपके ऑडियंस में हुँ, चेयरमैन यूपीएससी बैठे, मैं तो घबरा गया, मुझे तो पसीना आ गया। मैंने कहा अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया तो ये तो हाँ, मुझको डिसमिस कर देंगे कि भाई ये क्या नॉन सीरियस आदमी है। हाँ, क्योंकि उस वक़्त तक और अभी भी इमेज यही है कि अगर आप इन हाँ, हॉबीज़ में ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी ले लेते हैं, हुँ, आपको एज़ अ ब्यूरोक्रेट सीरियसली नहीं लोग लेते। हुँ। तो ख़ैर मैंने बड़ी मुश्किल से यूँ मुँह टर्न कर के वो रात का इवेंट किया। इवेंट काटा। हाँ, और फाइनली 2 महीने बाद जब मैं पेश हुआ तो उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना, थैंक गॉड। हाँ, और मैं आईएएस में आ गया। अच्छा। तो जी। सर हरियाणा हरियाणा का ऑर्डर मिला आपको, आपने चूज़ किया था हरियाणा या फिर आपको नहीं, ऐसे ही अलॉट? चॉइस नहीं होती, हाँ, हमें तो रोस्टर होता है, उसे हुँ, रैंडमली हुँ। हमको एक फॉर्मूला है, उसके हुँ। ज़रिए मुझे हरियाणा मिला। तो आप 1971 में आपने कैडेट में आपने हरियाणा जॉइन किया, जॉइन 2 किया। साल में हाँ, लेक्चरर रह चुका था। अच्छा। उसके बाद मुझे ये आईएएस में जब मैं पास हो गया, हाँ, जॉइन कर लिया एकेडमी, हाँ, वहाँ पे फिर कार्डर हाँ, की अलॉटमेंट वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ हाँ, एकदम पता लगा कि हरियाणा मिला है। कुछ ओके, भी हो सकता था, लेकिन हाँ। हरियाणा मिला। तो उस वक़्त कितना एक्सोटिक था हरियाणा? हरियाणा कैसा था जब आपने जॉइन किया था? नहीं, मुझे तो हरियाणा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली वाला। हुँ, और मैं तो उस वो ज़माने में एक बार कभी कहीं गाँव में, फरीदनगर गाँव है मोदी नगर के पास, वहाँ पे हमारे कोई दूर हुँ, के रिलेटिव रहते थे, वहाँ वहाँ जाना याद है, बचपन की मेमोरी। हुँ, गाँव देहात का कुछ पता ही नहीं था, हम बिल्कुल शहरी आदमी थे। हुँ, तो इसलिए हरियाणा बड़ा रूरल था। हुँ, और बल्कि मैंने तो यहाँ तक हमारे बॉस एसके मिश्रा, जिनको तुमने इंटरव्यू भी किया है कभी, हाँ, इनोसेंस में या बेवकूफ़ी में हाँ, उनसे ये गुस्ताखी कर पाया कि मैंने उनसे सवाल कर लिया कि हम मैंने सर सुना है कि हरियाणा में एक ही कल्चर है, एग्रीकल्चर। तो बजाय वो बुरा मानने के, गुस्सा करने के, जो कर सकते थे, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हरियाणा में बहुत हुँ, तरक्की हुई हुई है। फिर उनके साथ जो ऑफ़िसर थे उन्होंने कहा हुँ, भाई इनको वापस जाके इनको भेज देना। हुँ, तो एकेडमी में हमारे पास हरियाणा पे लिटरेचर आ गया। हुँ, गाँव-गाँव बिजली उस वक़्त का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था पूरी हिंदुस्तान में, हुँ, 1970 में। जबकि पूरे देश का टारगेट 50% था 2000 में। हुँ, तो वहाँ 30 साल पहले बंसीलाल जी ने और मिश्रा जी ने मिलके हुँ, ये कर डाला था। तो हमें तो हरियाणा पे एक फ़ख्र, हुँ, गौरव हुँ, हरियाणा पहुँचने से पहले ही हो गया। हुँ, तो हुँ, उसके बाद हरियाणा में देवीलाल जी ने, बंसीलाल जी के ज़माने में ही मैं एडिशनल हुँ, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन। हुँ, तो और फिर बनारसी दास गुप्ता आए उनके ज़माने में, फिर हुँ, देवीलाल आए उनके ज़माने में, तीनों ने मुझे हुँ, उसमें पब्लिक रिलेशन में बनाए रखा। हुँ, देवीलाल जी ने तो प्रमोट भी कर दिया, हुँ, क्योंकि मेरी सीनियरिटी उस वक़्त तक हो गई थी। हुँ, तो उस हरियाणा जिसको कहते हैं ना हैपनिंग स्टेट थी। हुँ, हरियाणा टूरिज़्म का बोलबाला था कि अच्छा, हरियाणा में कोई जो वो था नहीं ऐसी जगह टूरिज़्म लायक। हुँ, लेकिन मिश्रा जी ने, बंसीलाल जी ने मिलके हुँ, जगह-जगह टूरिस्ट स्पॉट क्रिएट कर दिए। हुँ, और हुँ, वो हरियाणा टूरिज़्म दुनिया हिंदुस्तान के लिए मिसाल बन गया। हुँ,
तो ये मेरे इनिशियल हरियाणा के एक्सपीरियंसेस थे। हम्म, हालांकि मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, हम्म, जब मैंने ये किसी से पूछा कि जी हरियाणा पे तो कुछ मिलता ही नहीं है, हरियाणा पे तो कुछ लिखने लायक नहीं है, हम्म, तो वो मुझको नाकाबिले कबूल था। अच्छा। वो इसलिए कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी और मैंने देखा कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री हाँ, हर बार हरियाणा में डिसाइड होती थी। देखो, महाभारत की लड़ाई कहाँ पे हुई? हाँ, हरियाणा। यहाँ पे जो हम्म, गौरी हुकूमत आई हाँ, तरावड़ी करनाल में, हाँ, वहाँ पे हुई। हाँ, 3 बैटल्स ऑफ पानीपत। तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो बार बार हरियाणा में डिसाइड होती थी। वेद तो वगैरह मेरे भी वहीं हिसाब लिखे से गए तो थे। हरियाणा का एक एक पत्थर हम्म, हिस्ट्री में डूबा हुआ था। हम्म, तो उस पर फिर मैंने उस पर भी मैंने रिसर्च शुरू की और मैंने फिर एक हम्म, किताब लिखी, हरियाणा रीडिस्कवर्ड। ओहो, उसके 2 वॉल्यूम हो गए, इतना मटेरियल है। कहाँ लोग कहते थे कि कुछ भी मसाला नहीं मिलेगा, हम्म, वहाँ 2 वॉल्यूम मैंने छापे। हम्म, तो उसके बाद क्या हुआ, जो लोग रिसर्चर होते हैं ना, रिसर्चर को हम्म, ये सबसे पहले लीजिए, उसको रिसोर्स मटेरियल कहाँ से मिलेगा ये हम्म, जानना चाहिए हम्म, चाहता है। और वो ये फीलिंग हो गया कुछ है ही नहीं तो वो हम्म, घबरा जाता है। जब जब हम्म, मेरी 2 उन्होंने वॉल्यूम देखे कि इतना कुछ है, हम्म, तो लोग रिसर्चर को हिम्मत हुई। हम्म, मेरे पास उन दिनों तो हफ्ते में एक फ़ोन ज़रूर आ जाता था कि आपने फला डॉक्यूमेंट का जिक्र किया है, किस जगह मिल जाएगी। तो हम्म, वो चाहे वो पटियाला का आर्काइव्स हो या कमिश्नर अम्बाला डिवीज़न की लाइब्रेरी हो, वो सारा हम्म, मैंने उसमें लिखा। ओके। और सर आप जब पोस्टेड हुए सोनीपत में पर्टिकुलरली, तो एक एज एन एसडीएम पोस्टेड हुए थे? एसडीएम, मेरी पहली एसडीएम पोस्टिंग था। एज एसडीएम सोनीपति। हाँ, हाँ, ट्रेनिंग मेरी करनाल में हुई थी। ओके। तो आपने वहाँ पे कोई गार्डनर था, उसको क्या डांट दिया था कि वे जल्दी जल्दी काम क्यों नहीं कर रहे? हाँ, वो ये हाँ, एपिसोड उसमें लिखा है कि अब मैं नया-नया एसडीएम अफ़सर अपने को आईएएस में आते ही तो बहुत ही बड़ा फ़ील करता है, थ्रू आउट लाइफ़ भी करता है। हाँ, उस वक़्त तो ख़ास ही बड़ा अफ़सर फ़ील करता है। हाँ, तो ये वहाँ पे ब्रिटिश ज़माने का बड़ी-सी कोठी थी एसडीएम की। हम्म, उसमें गार्डन में एक माली बूढ़ा सा बेचारा लेज़ीली आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा था। हम्म, तो मैंने उसको डाँट दिया कि तू बड़ा सुस्त है, लेज़ी है। तो उसने बस खड़े होके उसने एक जवाब दिया मुझे, जिसने मेरे जैसे 5 बाल्टी मेरे पे सर पे डाल दियो। मैंने कहा हुज़ूर, आप मेरे 28वें एसडीएम हैं। मैं सोच में पड़ गया, यार ये क्या कह गया? एकदम मुझे इसने मेरी जगह दिखा दी कि आप आनी-जानी चीज़ हो, आप इतना एरोगेंस दिखा रहे हो, आप हो क्या? तुमसे पहले 27 आ चुके हैं और आगे 27 और आएँगे, आप ब क्या बेचते हो? ये मैसेज मुझे चला गया। हम्म, तो ये मैसेज आई डोंट नो हर एक को ये मैसेज जाता कि नहीं जाता, लेकिन मैंने तो ये मैसेज उससे वसूल हाँ, किया। और फिर मैंने कहा यार बात तो ये बहुत ठीक कह रहा है हम्म, और इस वाक़ई हमें एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। हम्म, तो उसके बाद मैंने एक चीज़ जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में यूज़ की। हम्म, आप जाते हैं ना डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस में, एसपी के ऑफ़िस में जाएँगे तो एक इनकम्बेंसी बोर्ड होता है हम्म, कि ये इस पोस्ट पे हम्म, कौन-कौन रहा है, हाँ, कब से कब तक है। वो करनाल वाले पे मैंने देखा है ना? आपका। वो हर जगह हाँ, आपने हर जगह देखेंगे वो हाँ, होगा कि अच्छा फला तारीख से फला तारीख तक, तो लोग उसी को यूँ करके देखते रहते हैं। हाँ, और ये भी देखते होंगे कि ये आदमी जो अपने को बहुत हाँ, खुदा समझ रहा है, ये देखो कम बहुत इसको 2 साल होने को आ गए, अब जाने वाला होगा, वेरी गुड। हाँ, तो हाँ, मैंने कहा ये चीज़ तो मेरी निगाह के सामने होनी चाहिए, हाँ, ताकि मुझको मेरी जगह पे रखे हम्म, कि बेटा तुमसे पहले 40-50 आ चुके हैं हम्म, और तुम अपने को जो कुछ समझ रहे हो ना समझो, तुम हम्म, कुछ दिन के मेहमान हो, हाँ, तुम्हारी जो ब्लैंक कॉलम है वो भी भर जाएगा हाँ, और उसके बाद हम्म, तो कोई और यहाँ पे आ जाएगा। हम्म, तो ये एक सबक जो मैंने सीखा उसको ज़िंदगी भर यूज़ भी किया। ओके। सर एस के मिश्रा जी की बात करी, मैंने उनका इंटरव्यू किया, उनकी वाइफ भी साथ में थी और वो बड़े लवली होस्ट हैं दोनों। मतलब 5-6 घंटे में वो आ रहा, फिर बोले नहीं खाना तो खा के ही जाना है। जो अमेरिकन लेडी है, मैरिन नाम है शायद उनका, आपने जैसे बताया, मुरीन। मोरिन। तो आपकी आपने जैसे मेंशन किया स्टार्टिंग में जब आप उनसे मिले, तो उन्होंने जो आपको लेसन्स बताए कि क्यों, कि भाई किस तरीके से सिविल सर्विसेज में आपको रहना है और आपकी अपनी खुद की एक लेगेसी क्रिएट करनी है। तो वो सारा क्या बेसिक्स उन्होंने आपको तो समझाया थे उन्होंने पर्टिकुलरली हरियाणा में? जी, जी। मित्रा साहब का इन्फ्लुएंस मेरी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा हुआ। तो उन्होंने शुरू में पहले ही मीटिंग में एक बात कही कि उन्होंने कहा कि देखो तुम आईएएस में आ गए, हम 4 लोग थे, कि तुम आईएएस में आ गए, बड़े अफ़सर तो तुम हो ही और तुम्हारे जो ड्यूटीज़ हैं वो भी पहले से एस्टैब्लिश्ड है, लेड डाउन है, वो तो सरकार डंडा चला के आपसे ले ही लेगी।
आप अगर अपने को ब्राइट समझते हो, ब्रिलियंट समझते हो, जो तुम हो और समझते भी हो, तो ऐसे अपनी कुर्सी को जैसा पाते हो उससे बेहतर बना के छोड़ के जाओ। हम्म। और ज़रूर 1-2 काम ऐसे करो जो आपके आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, जो बिल्कुल हम्म। कोर्स में नहीं लिखे हुए, हम्म। आउट ऑफ कोर्स हों, वो करके जाओ ताकि आपका इम्पैक्ट आगे तक चले। तो ये बात मेरे दिल में घर हम्म। कर गई। हम्म। और मैंने खुद मिश्रा जी को देखा था कि मिश्रा जी ने उस पद पे पूरे हिंदुस्तान में 35 प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे होंगे, लेकिन कौन क्या इम्पैक्ट करता था, उन्होंने तो हरियाणा का नक्शा ही बदल दिया था। अब टूरिज़्म, हम्म। कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा था कि टूरिज़्म बनाना है, लेकिन हम्म। उन्होंने क्या हम्म। क्या कुछ क्रिएट कर दिया। हम्म। और वो बाद में भी मैंने देखा, जिस पोस्ट पे जाते थे हम्म। वहाँ पे अपनी छाप छोड़ देते थे। हम्म। डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम, हैंडलूम मिनिस्ट्री में एक डेवलपमेंट कमिश्नर का क्या काम हो सकता है? उन्होंने वहाँ जाके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बना दिया। अरे वाह। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला शुरू कर दिया। हम्म। वो जहाँ जाते थे कोई नई चीज़ शुरू करते थे। हम्म। ये नहीं कि अच्छा ये चीज़ करते वक़्त ये ख़्याल रखें कि अपना जो मेन काम है वो नेग्लेक्ट करके नहीं, हम्म। मेन काम तो करना ही करना हम्म। है ना? ये उसके ऊपर होना चाहिए, इट इज़ अ प्लस, एडिशनल। एडिशनल। हम्म। तो वो मैंने भी कर लिया विद द रिज़ल्ट के पहले ही ट्रेनिंग के दौरान। हम्म। मैं जब करनाल में अंडर ट्रेनिंग था, तो मेरे पास एक चंडीगढ़ से एक लेटर आया कि एक किताब लिखी जा रही है हरियाणा के कल्चर पे। हम्म। तो आप एक पानीपत के एक पोएट थे, अल्ताफ़ हुसैन हाली, हाली, हाँ। उनके ऊपर कुछ मटीरियल भेजो। तो हमारे दफ्तर ने एक पैराग्राफ का वो बना के, बड़े प्रसिद्ध कवि थे, ये थे, वो थे, 5-7 हाँ, लाइन का भेज इतना दिया, तब जन्म हुआ ये वो है ये ना? हाँ। मैंने कहा कि ये इतने बड़े आदमी थे, अल्ताफ़ हुसैन हाली, पोएट थे, प्रोज़ राइटर थे, हम्म। इमेंसिपेटर ऑफ वुमेन थे, और उनकी औरतों के लिए और एजुकेशन के लिए जितना उन्होंने काम किया, हम्म। 150 साल में किसी ने नहीं किया होगा। हम्म। तो क्या क्या-क्या उनके सिफ़ात थी। हम्म। तो मैंने कहा कि इस पैराग्राफ से तो बेहतर हमें कुछ काम करते, तो मैंने एक किताब लिख डाली उसके ऊपर, जो हम्म। 1973-74 में छपी। लेकिन वो क्रिएटिव थी, वो तो मेरे टेक्स्ट बुक में नहीं थी, मेरे जो ड्यूटी थी रोस्टर में तो नहीं थी। हम्म। आउट ऑफ द बॉक्स मिश्रा जी की इंस्पिरेशन से हाँ। वो लिखती, आज तक उसको याद की जाती है कि यार तुमने वो क्या हाँ। किताब लिख डाली थी वो। अब तो सेलिब्रेट भी करते हैं ना, हाली डे नाम से एक। वो हाल ही का सेलिब्रेशन उसके बाद शुरू हुआ, हाँ। हाल ही अवार्ड उसके बाद शुरू हुआ, हाँ। और हाली पार्क पानीपत में उसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि जब हाली का को हाँ। हाईलाइट करो ना, हाँ। उसके जो ऑफशूट, उसके जो हाँ। प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट, हाँ। वो इतनी अच्छी थी हाँ। कि वो हाली का नाम हर जगह फिर दोबारा से चल पड़ा। ओके सर, आपने ये तीनों लाल के साथ काम किया है, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, इनमें से आपको किन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या किस किस नज़र से आप देखते हैं, कैसे लगे ये तीनों बंदे? देखिए, देखो, मकसद तो सबका एक ही था, और स्टाइल सबके अलग होते हैं। हम्म। बंसीलाल जी अपने पहले टेन्योर में तो बहुत ज़्यादा सख्त थे, सख्त थे, थोड़े एरोगेंस भी थे, और बहुत ज़्यादा सख्त थी, सस्पेंड कर दो, डिसमिस कर दो, ये कर दो, जेल में डाल दो, ये उनका अंदाज हो गया था। लेकिन अपने सेकंड टाइम और थर्ड टाइम में वो बहुत मेलो हो गए थे। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली थी, उनका हरियाणा की डेवलपमेंट के लिए जो इंटरेस्ट था, वो तीनों फेजेज़ में वही रहा, वही बना रहा, उसी जोश से करते थे। हम्म। तो हरियाणा को हरियाणा बनाने में हम्म। जो चौधरी बंसीलाल का काम है, वो उसका तो कोई पैरेलल नहीं। हम्म। उसके बाद ऑफ कोर्स बाकी लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन किया, उसको हम्म। पहली ईंट इम्पोर्टेंट होती है, फाउंडेशन अच्छी हो, हम्म। उसके ऊपर ईंट तो कोई रखता ही चला कोई भी जाएगा, रख और देगा, हाँ। आप 2 मंजिलें और 4 मंजिलें और बना दीजिए। लेकिन जो ओरिजिनल क्रिएटर था ना, हम्म। वो चौधरी बंसीलाल थे, हम्म। उसमें कोई शक नहीं। और दूसरे आपने बताया भजनलाल, देवीलाल। भजनलाल। हम्म। भजनलाल जी का बातचीत का अंदाज़ बहुत ही प्यारा था, हम्म। बहुत फ्रेंडली, बहुत स्वीट। और उसको भी जाए, जैसे आपने कहा कि मिश्रा जी ने आपको खाना खिलाया, तो हम्म। उनका एक फेवरेट था, चाय चूहे पी के जाओ, चाय चूही। तो वो उसके अलावा आपने किसी के मुँह से एक्सप्रेशन, लेकिन चाय पिलाए बिना छोड़ना नहीं। हम्म। देवीलाल जी देखने में ज़रा स्टर्न और स्ट्रिप्ट लगते थे, लेकिन हाँ। अंदर से बहुत नरम दिल के थे, हम्म। बहुत नरम दिल के थे, बड़े राजा तबीयत के थे। हम्म। तो मैंने तो उनके साथ बहुत करीब से काम किया है, हम्म। तो उसका करेंगे। लेकिन फिर मैंने ये देखा उनको, जो पॉलिटिशियन को जो लोग घेरे रहते ना, हम्म। चमचे, हम्म। वो पॉलिटिशियन को ख़राब करते हैं।
और उसमें काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स का भी रोल होता है कि ब्यूरोक्रेट भी अपना टेम्परेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए कि जी मुझसे खुश हो जाएंगे, झूठी सच्ची उनके कानों में बातें डालते रहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि उनसे अकेले में अगर बात करो और साफ साफ बात करो कि साहब आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और इसका ये नुकसान होगा, और उनको इमेज के ख़ास तौर से ख्याल था कि साहब इससे बड़ी शोहरत ख़राब हो जाएगी आपकी, तो वो फ़ौरन सुनते थे। तो कई बार मेरे साथ हुआ कि लोगों के सामने वगैरह मैंने तो क्या, तो लोग फ़ौरन शूट डाउन करते हैं, कुरैशी साहब आपको नहीं पता ये वो फला। फिर जब वो चलेगा मैंने अकेले में बात की, फ़ौरन वो उनका रिस्पॉन्स दूसरा होता था। ओके। तो जी आपको शायद एक बार बोला कि आपने चंगा नाम से एक लिखा है लेसन, इसमें चंगा क्या? वो था अगेन मिश्रा जी और देवीलाल जी का है हाँ, कि जब ये इमरजेंसी के दौरान हम्म, एक्सेसेस तो हरियाणा में हुई थी, ख़ास तौर से फैमिली प्लानिंग की, तो ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई गई थी। तो जैसे ही सर इंदिरा गांधी की सरकार गिरी और नई सरकार जनता पार्टी की सरकार आई, देवीलाल जी चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने पुराने लोगों को ढूंढ ढूंढ के टारगेट करना शुरू किया। और सबसे बड़े टारगेट उनके एस.के. मिश्रा थे, क्योंकि वो सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट थे और बंसीलाल जी के बहुत करीब थे। तो बंसीलाल उनके टारगेट नंबर 1 थे, मिस्टर एस.के. मिश्रा उनके टारगेट नंबर 2 थे। तो उन पे अब तो ऑफ कोर्स जो उनकी पद था वो तो छिन ही गया। मिश्रा जी उनके एक दोस्त होते थे दिल्ली में, पीएच वैष्णव, उनके बैचमेट थे, उनके घर में रह रहे थे। तो जो लोग उनके आगे पीछे मिश्रा जी की खुशामद और चमचागिरी करते हुए दिखाई देते थे, वो सब गायब हो गए, अच्छा। डर के मारे कि जी मिश्रा जी के साथ अगर हम दिख गए तो हमारे पे भी रेड होगा, जो भी उनका वो होगा। लेकिन जो उनका कल्चर है वो देखने में आया। अच्छा, मेरे हालांकि मैं तो बहुत जूनियर ऑफिसर, लेकिन जितनी भी मेरी मुलाकात मिश्रा जी से होती थी वो बड़े अफेक्शनेट, बड़े लविंग वो थे। तो मैंने भी उनकी हॉस्पिटैलिटी एंजॉय की थी जैसे आपने की। उनके घर में खाना भी खाया हुआ था, चाय वाय कई बार पी थी। तो अब मेरा कल्चर और मिजाज दूसरा था। तो हालांकि मैं पब्लिक रिलेशन एडिशनल डायरेक्टर, मैं जब भी दिल्ली आता तो उनको मिलने चला जाता, वो बेचारे अकेले बैठे हुए अखबार पढ़ रहे होते। तो मुझे दुख भी होता था और मैं उनसे थोड़ी सी गपशप करके चला जाता था। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3-4 बार हो गया। तो क्योंकि जब भी मैं दिल्ली तो आना रहता था, तो ये सीआईडी ने उनको रिपोर्ट की होगी कि जी ये कुरैशी वो उनके पास रेगुलरली जाता है। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, कुरैशी तू मिश्रा के पास जाता है? मैंने कहा हाँ जी जाता हूँ। क्यों? मैंने कहा जी वो मेरे बॉस थे, बड़े मेहरबान बॉस थे, और उन्होंने मुझ पर तो कोई ज़्यादती नहीं की, और मैं देखता हूँ बेचारे अकेले बैठे होते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके साथ बैठ के थोड़ा सा उनको साथ दे के आ जाऊँ। तो और मेरे पास आपकी कोई सीक्रेट तो है नहीं जो बता के आऊँगा, मैं तो पब्लिक रिलेशन का आदमी हूँ, शाहीन डोरची मेरा काम है ना? तो हरियाणा में आप अच्छे जो कुछ काम कर रहे हो, जो 4 उन्हीं की इत्तला उनको दे उसका ही दूँगा। बेंच बजाने में उसको और क्या, मुझे उसके बियॉन्ड तो कुछ मालूम नहीं। तो उन्होंने उसको बड़े गौर से सुना, और जो मैंने बताया ना कि बड़े अंदर से सॉफ्ट दिल के आदमी थे, उन्होंने सोचा और से देखा, और सारा उनका गुस्सा और एंगर जो मुझे सज़ा देने की सोच रहे होंगे सब निकल गया। और फिर उन्होंने कहा सुनने के बाद 1 मिनट आधा मिनट सोचा, चंगा, जो उनका अंदाज़ था, चंगा मीन्स सब ठीक है कोई बात नहीं, जाओ जाओ। तो वो एक वर्ड में उन्होंने उनकी सारा उनका ये कैरेक्टर, उनका गुस्सा, उनकी स्क्रूटनी, उनकी नाराज़गी और प्रोब, वो सब निकल गया। उन्होंने मेरे एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लिया और चंगा कह के चला गया। तो ये हुआ सर। मेवात के कुछ 4 एमएलए और भजनलाल का आपने कुछ जिक्र किया है इसमें, वो बड़े नाराज हो गए थे आपसे और आपके खिलाफ उन्होंने कहा कि आप उनकी बातें नहीं सुनते हैं और राव वीरेंद्र को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये क्या था वो बताओ आप। नहीं, ये तो मैं डीसी गुड़गांव होता था। तो 81 की बात है ना? ये 82 83 की बात है, 3 साल की बात है। 82 ओके। 80 81 82 तीनों साल कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर था, यहाँ के लोकल एमपी थे राव वीरेंद्र सिंह, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर थे, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और बहुत पावरफुल थे वो। तो उनकी भजन लाल जी से पॉलिटिकल इक्वेशन बहुत अच्छी थी। और
उधर ये 4 एमएलए चारों मुसलमान। तो नौ नौ शुरू-शुरू में क्या हुआ था कि राव बरिंदर सिंह को मुझ पे शुबह हुआ कि ये देखो मुस्लिम डीसी आया है, ये इन चारों की तरफ बड़ा झुकेगा। हाँ। बाद में किसी ने बताया कि जी वो तो इनसे नाराज़ हैं, हुँ, तो उनको बड़े कंफर्टेबल हो गए, फिर हुँ, उल्टा मेरे हुँ, सपोर्टर ही हो गए। हुँ, तो ये लोग आए कि जी ये तो हमारी तो कुछ सुनते नहीं, सिर्फ राव हुँ, बरिंदर सिंह की सुनते हैं। हुँ, लेकिन राव बरिंदर सिंह की भी क्या बात है, राव बरिंदर सिंह की पेटी पॉलिटिक्स तो थी नहीं, उनके तो ज़रा हायर लेवल का ऑपरेशन था। हुँ, तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गुड़गांव में ही हुँ। अंदर ये मुझे बुलाया, देखिए ये हुँ, 4 देखो जी तुम्हारे बारे में शिकायत कर रहे हैं कि तुम इनकी बिल्कुल कुछ नहीं भजन सुनते, लाल जी ने बुलाया। भजन लाल जी ने। और बहुत डाँटा कि लेकिन तुम क्या समझते हो, और ये हमारे मिनिस्टर, 2 तो उनमें मिनिस्टर थे, 2 एमएलए थे, हुँ, तो तुम क्या समझते हो और तुम इनकी बिल्कुल नहीं सुनते, मैं ठीक है मैं तुम्हारा तबादला कर दूँगा। हुँ, तो अब इतनी जब इन्होंने एक फैसलाकुन बात कर दी, तो मैंने मेंटली अपना हुँ, पैकिंग शुरू कर दी कि अब घर जाके हुँ, अपनी वाइफ को कहूँगा कि कि भाई पैक पैक कर करो दो, चलो अब कहीं और चले। कहीं और चलेंगे। तो खैर जैसे ही वो चारों निकले, भजन लाल जी ने अंदर बुला लिया। तो उन्होंने कहा जो मैंने तुमको पहले कहा था वो भूल जाओ और जो तुम अब कर रहे हो वो ठीक है। राव बरिंदर सिंह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको नाखुश ना होने देना। तो ये रियल पॉलिटिक्स होती है और इसको हैंडल करना। हुँ, अच्छा हमारा एक डायलेमा देखिए कि हम हुँ, चारों एमएलए के सामने डाँट खा के आए, हुँ, वो तो अपने खुश हो के अपने मेवात में जाके कहा होगा कि डीसी साहब को डाँट लगवा दी, डीसी का अब इलाज डीसी करवा अब तो दिया। डीसी बिल्कुल ठीक-ठीक चलेगा। हाँ, तो जब उन्होंने देखा कि डीसी तो वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा है, तो उनको और हाँ, फ्रस्ट्रेशन होगी। हालाँकि हाँ, मैं उनके खिलाफ भी नहीं था। हाँ, वो उनकी जो नाजायज़ डिमांड मैं किसी की भी, चाहे वो राव बरिंदर सिंह की, वो मैं करने वाला, मेरा मिज़ाज ही नहीं था। हुँ, तो अगर राव बरिंदर सिंह ने भी कोई गलत बात क्या करने को कहा तो मैं हुँ, कभी नहीं कहता, पैक करके हुँ, दूसरी जगह जाने को तैयार हो जाता। हुँ, तो वो ये चीज़ उन लोगों को समझ में नहीं आई। हुँ, तो बल्कि एक दफ़ा मुझे याद है कि एक दफ़ा हमारे एक सरदार खां डिप्टी इस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम होते थे, हुँ, वो भी मेवात के। हुँ, तो वो कहने लगे कुरैशी साहब, मैं हिसार गया था, डीसी साहब मुझे हिसार के जगह जो लेके गए, मुझसे लोगों को ग्रांट दिलवा रहे थे, ये दिलवा रहे थे, आप तो ऐसा कुछ करते ही नहीं हो। हुँ, तो मैंने कहा कि चौधरी साहब मैं बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मेवात में आपके काम कर रहा हूँ। हुँ, मैंने स्कूल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम बनाया कि आपके यहाँ स्कूल है ही नहीं, हुँ, तो मैं बनाया उस पे उस वक़्त का 1 करोड़ जो आज के 50 करोड़ के बराबर होगा, हुँ, मैं वो कर रहा हूँ। पैसे तो मैं आपके हाथ से बँटवाऊँगा नहीं, हाँ, ना मैं खुद बाँट रहा हूँ। लेकिन उस स्कूलों की फाउंडेशन स्टोन रखने मेरे साथ तो आप चलिए। हुँ, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हुँ, तो मेरे वो पहले दुश्मन की तरह आए थे, हुँ, दोस्त बन के। हुँ, मैंने कहा चलो मेरे साथ, हाँ, जगह-जगह फाउंडेशन स्टोन रखो, हाँ, स्कूल का उद्घाटन तैयार हो जाए तो स्कूल का उद्घाटन करो। हाँ, तो ये डेवलपमेंट, क्योंकि मेरा योजनाबद्ध तरीके से जो डेवलपमेंट का हाँ, तरीका था, हाँ, उसमें आप हुँ, उसमें क्योंकि मुझे तो वोट नहीं चाहिए, हुँ, ना मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए। हुँ, मेरे अच्छे अच्छे काम थे, उनको हुँ, उनके नंबर बढ़ते हों जनता के सामने, हुँ, तो अच्छी बात है। हाँ, जो ठीक है। हम मेरे हुँ, अपने अफ़सरों को यही हुँ, मैसेज भी होता है, जूनियर ऑफ़िसरों को, यंगर ऑफ़िसर्स को, हुँ, कि कभी भी नेता से कॉम्पिटिशन अपने न करना, क्योंकि उसको वोट चाहिए, पॉपुलैरिटी है। हुँ, तुम्हारा काम पॉपुलैरिटी नहीं है। हुँ, फेसलेसली, क्वाइटली, पर्दे के पीछे क्वाइटली हुँ, अपना सॉलिड काम करो। हुँ, और उसकी वाह-वाह अगर किसी ने लूटनी है और वो हुँ, पॉलिटिशियन लूटता है, उसको हुँ, लूटने दो। हुँ, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है कि तुम्हारा काम कम से कम होने दे रहा है वो, हुँ, वरना तो वो सबोटाज कर देता। हुँ, 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 हुँ। आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया ओम प्रकाश चौटाला ने। आप सफदरजंग एयरपोर्ट भी पहुँचे और कॉल भी आया, उससे पहले वो नाराज़ हुए थे शायद जी। कि कोई माइनिंग-वाइनिंग का क्या कुछ किस्सा हुँ। आपने लिखा है इस जी, किताब मैंने एक में। किस्सा उसका भी लिखा है। हाँ, वो भी हमारे जूनियर ऑफ़िसर्स के लिए बहुत बड़ा लेसन है। हुँ, वो ये था कि मैं चूँकि चौधरी देवीलाल के बहुत करीब था, तो उसके बाद उनके जाने के बाद फिर उनके बेटे चौटाला, उनके भी मैं बहुत करीब हो गया। हुँ, फिर हमारे एक ब्यूरोक्रेसी में ही सबसे ज़्यादा इंट्रिग होती है, जेलसी होती है। उन्होंने किसी ने चौटाला साहब के कान भर दिए कि कुरैशी हर हफ्ते दिल्ली चला जाता है सैटरडे संडे को छुट्टी में, हुँ, क्योंकि इसका परिवार दिल्ली में है। हुँ, तो उन्होंने अच्छा तरीका ये है कि एक यस मिनिस्टर सीरियल आया था, उसमें लिखा है कि कभी किसी को अगर काटना है ना, हाँ, तो उसकी बुराई ना करो, उसकी उल्टी तारीफ़ करो पहले। तो उन्होंने कहा कि ये नो कुरैशी काम बहुत अच्छा है इसका, लेकिन ये इस बेचारे को बड़ी असुविधा हो रही है, इसको हर हफ्ते दिल्ली जाना पड़ता है, इसका परिवार दिल्ली है, तो क्यों ना सर हम इसको दिल्ली पोस्ट कर दें।
मैंने कहा अच्छा बेचारा, अच्छा चलो उसको दिल्ली पोस्ट कर दें। तो दिल्ली पोस्ट कर दिया। बेकार थी, एक जॉब थी इंडस्ट्रियल प्रमोशन कमिश्नर, नाम बड़ा और दर्शन छोटे, काम कुछ नहीं ढेले का। तो मुझे उस पर लगा दिया। तो उसके बाद तरस खा के उन्होंने मुझे एडिशनल चार्ज दे दिया हरियाणा मिनरल कॉरपोरेशन, जो महेंद्रगढ़ में स्लेट बनाने का काम करती थी, उसका CMD बना दिया। चलो थोड़ा सा ज़रा सा काम बढ़ गया। फिर एक दिन उन्होंने चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाई, जो उनके चारों तरफ अफसर ही बैठे हुए थे, हमारे ही सर्विस कोलीग बैठे हुए थे, कि भाई ये जो माइन है ये किसी प्राइवेट आदमी को देनी है। तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि साहब इसी माइन से तो मैं सारे अपने स्टाफ को तनख्वाहें देता हूँ, तो ये तो मैं नहीं कर सकता। आप को अगर ऐसे ही है तो आप मेरी कंपनी बंद कर दीजिए, कॉरपोरेशन बंद कर दीजिए, लेकिन ये तो मैं नहीं कर सकता। तो बहुत बुरा लगा उनको। उनको इस किस्म की बात करने वाला कोई था नहीं आज जब तक। तो वो मीटिंग भंग हो गई। उन्होंने मीटिंग ख़त्म की, ठीक है। तो हम लोग, मैं वापस आ गया। तो एक्चुअली जो मैंने इसमें नहीं लिखा, लेकिन वो स्टोरी क्योंकि जगह नहीं थी, 3 हफ्ते बाद उन्होंने वो मीटिंग दोबारा बुलाई। अच्छा। थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करके तकरीबन वही बात की, और मैंने भी वही जवाब दिया कि साहब आप कंपनी बेच दीजिए, बंद कर दीजिए, लेकिन मैं तो नहीं देता। फिर 3 महीने तक उन्होंने मुझसे बोलचाल बंद कर दी। मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देते थे, इतने नाराज़ रहे। लेकिन 3 महीने बाद एक दिन सडनली फ़ोन आता है, कुरैशी क्या कर रहा हो? मैं शाहजहाँ रोड पे घर था, वो पास ही सफदरजंग एयरपोर्ट। तो उन्होंने कहा कि मैं सफदरजंग एयरपोर्ट पर हूँ, चंडीगढ़ वापस जा रहा हूँ, तुम आ सकते हो फ़ौरन? मैंने कहा आ जाता हूँ सर, खाली तो मैं बैठे ही था, काम तो था ही नहीं। तो खैर मैं चला गया। तो उस वक्त प्लेन में बैठ चुके थे, पायलट अभी अपनी चाबी लगाने वाला था। तो उन्होंने नीचे से सिक्योरिटी वालों ने बोला होगा कि कुरैशी आ गया, तो उन्होंने पायलट को कहा कि तुम नीचे जाओ, मुझे ऊपर बुलाया है। और उन्होंने कहा कि कुरैशी तुमको मैं अपना, कुरैशी साहब मैं तुमको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। तो मैं हैरान रह गया, जो आदमी मुझसे बोलचाल नहीं कर रहा वो मुझको अपना सबसे पावरफुल जॉब देने जा रहा है। तो मैंने कहा सर ये आपने सोच लिया है? मेरे मुँह से निकला कि सोच लिया। तो उन्होंने कहा कुरैशी साहब, कोई चीफ मिनिस्टर अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जॉब बगैर सोचे देगा? तो मैंने कहा सर फिर भी कुछ चीज़ें क्लियर हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ काम ऐसे हैं जो मैं नहीं कर सकता। अब मैं क्या काम होते हैं वो जो मैं नहीं कर सकता वो आप गेस कीजिए, लेकिन कुछ कामों में मैं अच्छा हूँ। तो उसने कहा क्या? मैंने कहा मुझे डेवलपमेंट के प्रोग्रामों के नए नए आइडियाज़ आते हैं, जिसमें से 10 में से 5 को मैं इम्प्लीमेंट भी कर लेता हूँ। और दूसरी चीज़, मुझे भारत सरकार से पैसे लेने का गुर आता है, क्योंकि मैं वहाँ रह चुका हूँ। मुझे मालूम है कि किस तरह पैसे वहाँ से फंड लिए जाते हैं, तो फिर यही तो चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर 3 हफ्ते बाकी थे उस वैकेंसी होने में। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा एक काम करना, जो मैं कहना चाह रहा था उन्होंने खुद कह दिया कि इसको सीक्रेट रखना। मैंने कहा सर मेरी भी ये आसे होती कि सीक्रेट रखना, क्योंकि हो क्या रहा था कि उन दिनों जिस कैंडिडेट को कोई स्पेकुलेशन में नाम आता था ना, उसके बाप दादा की हिस्ट्री अगले दिन अखबार में उसके दुश्मन छुपा दिया करते थे। तो एक आया, वो उसकी लाश गिर गई, दूसरा आया, दूसरे की गिर गई, 5 लाशें गिर चुकी थी। अच्छा मैं स्पेकुलेशन के लायक भी नहीं था, क्योंकि मैं तो कोल्ड स्टोरेज में, जिसको हरियाणा में कुड्डे लाइन कहते हैं, कुड्डे लाइन था। तो इस लायक भी किसी नहीं समझा कि इसका नाम स्पेकुलेशन भी गिन दे। तो मैंने कहा सर आप वैसे आप, मैं भी ये कहने वाला था कि सीक्रेट रखना, वरना मुझे मेरे बाप दादा की हरकतें ट्रिब्यून में पढ़ने को मिल जाएंगी। तो उन्होंने, खैर हमने इसको सीक्रेट रखा और अपॉइंटेड डे पे मैं पहुंच गया। तो जिससे ये कहता है कि देखिए अफसर जो है, अफसर को ईमानदारी चाहिए होती है, और अफसर को दूसरी, पॉलिटिशियन को ईमानदारी चाहिए होती है। दूसरी जो उसकी ज़रूरत है कि मेरे से लिए अगर ये लंबा नहीं लेट रहा, कम से कम मेरे दुश्मनों से भी ये मिक्सअप नहीं होगा। तो न्यूट्रलिटी उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो कि जी मेरे लिए अक्खड़ है तो कोई बात नहीं, दूसरे ये ना हो कि मुझसे अक्खड़ और दूसरे से फ्लर्ट कर रहा है, ये नहीं चलेगा। तो ये भी उनको अंदाजा आता है कि भाई आदमी अक्खड़ है, ये काम की बात करो, काम की बात करता है, इधर उधर की बात नहीं करता। तो पॉलिटिशियन को ऐसे अफसरों की तलाश होती है, और ईमानदारी का उनके दिल में इज्जत होती है। वक्ती तौर पे आपसे बेईमानी करा के आपसे काम ले लेंगे, लेकिन पहले ही अपॉर्चुनिटी पे आपको डंप कर देंगे कि ये आदमी तो बेईमान है,
मेरे कहने से इसने बेईमानी की है, ये कि मेरे दुश्मन के कहने से भी बेईमानी कर देगा। कैरेक्टर दिख जाता ना। तो इनको जो कैरेक्टर चाहिए होता है अंदर से, वो एक ईमानदार और स्ट्रॉन्ग अफसर का ही चाहिए होता है। तो इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है। इसीलिए आपको सुषमा जी ने कॉल करके बुलाया फिर कि आप याकूब आप दिल्ली आ जाओ, और आपने कहा चीफ मिनिस्टर नहीं मानेंगे। जी हाँ। हाँ, उसकी वही कहानी है कि मैं ऑलरेडी चौटाला साहब के साथ कोई 1.5 साल हो चुका था, हाँ। और बहुत हमारे बहुत अच्छी इक्वेशन चल रही थी। एक दिन सुषमा जी, जिनसे मेरे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि वो सबसे पहले 1977 में मिनिस्टर जब बन के आई थी, 25 साल की थी, मैं उनका डायरेक्टर कल्चरल अफेयर्स था, तो मेरे ताल्लुकात अच्छे हो गए। और वो उनका मिजाज भी ऐसा था कि जिसको वो पसंद करती थी, फिर वो लाइफ लॉन्ग उसका को सपोर्ट करती थी। एक दिन उनका फ़ोन आया, मुझे फर्स्ट नेम पे शुरू से ही पुकारती थी याकूब, कि याकूब डीजी दूरदर्शन की पोस्ट खाली है, मैं चाहती हूँ तुम उस पर आ जाओ, तो तुम आना चाहोगे? मैंने कहा मैडम मैं बिल्कुल आना चाहूँगा, और तो आप लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर से कहूँ कि जी मुझे दिल्ली भेज दो, तो वो उनको बुरा लगेगा कि बड़ा अनग्रेटफुल आदमी है कि मैंने तो इसको सबसे पावरफुल पोस्ट दी, जिसके 40 उम्मीदवार और थे, ये दी, और ये मुझको छोड़ के भाग रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप कहेंगी अगर हाँ इनकार भी कर देंगे तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे कि भाई कहीं और भी मेरी डिमांड है, और हाँ कर देंगे तो वाह वाह। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें तो मालूम है मेरे इनसे पॉलिटिकल ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तुम ही करो। खैर मैंने अपनी कोशिश की, जो नाकाम रही। फिर फाइनली 15 दिन बाद, फिर जब 2-4 दिन बचे थे, तो उनका कि देखो अब तो 3-4 दिन रह गए, तो अब तो मैंने कहा मैडम प्लीज़ आप कर ही लीजिए बात। तो कहने लगा अच्छा मैं करती हूँ, दिल्ली जब आए मुझे बताना। मैंने कहा कल ही आ रहे हैं। तो मैं ऐसे ही मैं दिल्ली पहुँचा प्लेन में उनके, तो फ़ोन बजा, मैं चौटाला साहब और एक और साहब बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो उनका तो हाँ जी बहन जी, हाँ हाँ बहन जी बिल्कुल, अच्छा हाँ हाँ जिसको आप कहेंगी हम भेज देंगे। तो उसके बाद गालियाँ शुरू हो गई। तो उन्होंने जब से नाम ले रहे अच्छा कुरैशी को भेज दीजिए, तो उन्होंने कहा तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो, तो मुझे तो खैर उसी के बाद मेरे फ़ोन में, जेब में मेरा फ़ोन था, वो बजा, मोबाइल आ चुका था, तो मैं बाहर गया। तो उन्होंने कहा सुषमा जी ने कि याकूब मैंने उनसे बात की, तुमने सुनी होगी, तुम उन्हीं के पास बैठे हो घर। तो मैंने कहा हाँ जी। तो सुनी, तो उन्होंने तो मुझे बहुत बुरा भला कह दिया। तो और मैंने कहा जी मैडम हाँ मैंने सब सुना, देखिए अब मैं कुछ और तरीका। फिर मुझे ये ख्याल आया कि जो उनके सेम सेक्रेटरी में 5-6 लोग थे, वो अंदर से तो मुझसे खुश नहीं थे, जल्द से थे, क्योंकि अगर सीएम किसी पे मेहरबान हो जाता है तो बाकी दूसरों को थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो मैंने कहा मैं इनका इस्तेमाल करूं, क्योंकि ये तो मुझे पुश आउट करने में, निकालने में बड़ी मदद करेंगे। तो मैंने उनके कान में डाली, मैंने कहा साहब इस तरह मेरे दिल्ली जाने का हो रहा है, अगर सीएम साहब अगर मेरा नाम भेज दें, तो वो लग गए मेरे नाम भिजवाने में सारे के सारे। और वो 1-2 दिन के अंदर उन्होंने सीएम को राजी कर लिया कि जी इसके नाम भेज दो। वो कहानी लंबी है, शॉर्टन करके मैं बता रहा हूँ। खैर उन्होंने भेज दिया मेरा नाम, यहाँ पे मैं दूरदर्शन में आ गया डी। So what kind of personality he was? Strict, rigid, इस तरीके के? चौटाला, ओम प्रकाश। चौटाला साहब के बारे में जिस तरह के एक इमेज बांधी गई है, वो ऐसे नहीं थे। स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर थे, सख्त आदमी थे। लेकिन मैंने ये देखा कि अगर चौटाला साहब अगर किसी से नाराज़ हैं, वो कह जी जाओ उसको जाके डांट लगा दो, तो हमारे अफसर, उनमें से कुछ पुलिस, जिनके नाम नहीं बताना चाहूँगा, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई आईएएस ऑफिसर, कि साहब डांट के लगाना, हम थप्पड़ मार देंगे। वो कहे थप्पड़ मार दो, तो कहे थप्पड़ क्यों मारे, हम टांगे तोड़ देंगे। तो वो एक कदम आगे उनको भड़का दिया करते थे, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। चौटाला साहब सीएम कहें कि साहब किसी की टांग तोड़ दो, तो कि साहब टांग तोड़ने की ज़रूरत नहीं, हम थप्पड़ मार के काम चला लेंगे, या थप्पड़ की ज़रूरत नहीं, हम प्यार से समझा के काम चला लेंगे, ये होना चाहिए। तो भड़काने वाले थे, इस वजह से उनकी इमेज ज़रा रफ एंड रेडी इस किस्म के पॉलिटिशियन की हो गई थी। लेकिन एक तो उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, डेवलपमेंट के आइडियाज़ उनके बहुत अच्छे थे, और उनकी पब्लिक रिलेशन, खुद के गांव-गांव में हर चौधरी तेरा पोता कैसा है, पोते का नाम भी उसको उनको याद रहता, वो करना, तो उस वजह से वो पॉपुलर तो थे। तो और दूसरे बड़े मेहमान नवाज थे।
आपने मिश्रा जी की मेहमान नवाजी मैंने का उनकी देखो, मेहमान नवाजी भी करी, वो भी बहुत अच्छे होस्ट हैं। है ना। चौटाला देखिए साहब, यस। एक दफ़ा आपने उनके साथ खाना क्या खा लिया, आप ज़िंदगी भर उनके एक फ़ैन हो गए, नहीं हो गए। तो ये चौटाला साहब के दस्तरखान पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 10 आदमी कम से कम उनके साथ बैठ के खाना ना खा रहा हो। अगर आप 12 बजे के करीब आएँ और खाना 1:30 बजे होना है, तो आपको बगैर खिलाए वो जाने ही नहीं देंगे। और बल्कि एक बड़ा एक शेर सुनाते थे, हमेशा सुनाते, 20 बार मैंने सुना। तो पता नहीं वो हाली का शेर है भी कि नहीं, लेकिन हाली के नाम से वो सुनाते थे कि हाली खुदा का शुक्र कर, कुर्बान जा मेहमान पर, जो अपना खाना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। ये हमेशा वो ये कहते थे। तो उनकी ये हॉस्पिटैलिटी, फिर आई नो एक दो लोग जो जैसे एक IIM यूनिवर्सिटी जिसमें मैं चांसलर हूँ, उनके उन्होंने बताया उनको 7 एकड़ ज़मीन बगैर 1 रुपए के दी। इधर मुझे ये किसी ने बताया था कि मैदान तक हो, तो जो हालांकि इस किस्म के उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पार्टी फंड, ये वो सब कुछ होता है, लेकिन वो बड़े जनरस भी थे। अब जहाँ फंडिंग वंडिंग की ज़रूरत होती कि वो ज़रूर करते होंगे, लेकिन चूंकि मैं उनमें इन्वॉल्व ही नहीं था, मैंने तो शुरू में कह दिया था कि कुछ काम नहीं मैं कर सकता हूँ। तो लेकिन जो मैंने सुना है, तो इसलिए जितने उनकी इमेज बनाई जाती है ब्लैक, नहीं थे, उनमें बहुत खूबियाँ भी थी। और अब बल्कि जिस वजह से वो 10 साल जेल में गए, उस जज ने भी ये कहा था कि इन्होंने पैसे नहीं लिए हैं, सिर्फ फलां का छोरा, उसका पोता, उसका भतीजा, उसका भांजा, कुछ पॉलिटिशियन के, कुछ ब्यूरोक्रेट के, उनके सिर्फ सिफारिश में रूल तोड़ के अपॉइंटमेंट कर दी थी। इसी चीज के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन किया है। ये है तो करप्शन ही, आप मानो तो ना मानो, यही तो है। नहीं, यही तो, लेकिन उसमें फिर भी देखें कि उसमें उनका मॉनेटरी करप्शन नहीं थी। हाँ, मॉनेटरी नहीं मॉनेटरी था, करप्शन मतलब नहीं, उससे पर्सनल थोड़ा गेन नहीं है, पर्सनल गेन नहीं था उनको, सिर्फ ये कि लिहाज का भी, चलो मेरा करीबी है, उसके पोता है, उसका छोरा है, चलो लगा दो। क्या ये था। उसकी 10 साल जेल उन्होंने, उस बुढ़ापे में मैं तो कई बार उनको मिलने जाता था अस्पताल में जब वो आते थे, तो लेकिन मोराल उनका ऊंचा ही होता था। और कभी उन्होंने टूटे नज़र नहीं आए। जब फाइनली सज़ा पूरी करके आए, तो वो फिर पॉलिटिक्स में कूदे थे, लेकिन वो कमज़ोर बहुत हो चुके थे। ओके सर, डीजी दूरदर्शन आप बने, दूरदर्शन वाला तो इतना बोरिंग चैनल है ना, वहाँ वो तो देखने का मन ही नहीं करता, इतना लथार्जिक चैनल है। आप वहाँ पे रहे, कुछ बार टीआरपी स्कैम भी हुआ था 2020 में हुआ, वो तो बात, तो वो क्या कुछ किया या नहीं किया आपने वहाँ पे? मतलब दूरदर्शन तो क्या, उसकी क्या हालत कर दी इस सरकार ने? देखिए, मैं जो 2001 और 2 में था ना, जब तक इतनी बुरी हालत तो बुरी होनी शुरू हो गई थी क्योंकि प्राइवेट चैनल्स आ गई थी। और हो क्या रहा था कि प्राइवेट चैनल के पास कोई तजर्बा तो था नहीं, तजर्बा तो सिर्फ दूरदर्शन के पास था। उन्होंने हमारे सारे इंजीनियर्स को एम्प्लॉय कर लिया, रिटायर होने के बाद तो कर ही लिया, सर्विंग इंजीनियर्स को ऊपर से तनख्वाह देके, जिसको कहते हैं मून लाइटिंग। तो उसकी लॉयल्टी दूरदर्शन के लिए कम, और उसके लिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अगर दूरदर्शन का कैमरामैन मुझे भी रिकॉर्ड कर रहा है, मेरी टाइट टेढ़ी है, वो उसको सीख करने की बात नहीं करेगा क्योंकि वो घड़ी देख रहा है, क्योंकि उसको किसी लाला जी ने जॉब दी हुई है, उसके लिए जाना। तो उन्होंने जानबूझ के सिग्नल भी खराब कर दिया करते थे कि जब आप दूरदर्शन में जाओ, सिग्नल खराब लगे, थर्ड क्लास लगे, तो आप बाय यू विल बी फोर्स आप दूसरी चैनल पे जाएंगे। तो इस तरह के सबोटाज जो किया जा रहा था, उस सबोटाज में ये भी था कि टीआरपी, कि इसमें हमें रेवेन्यू नहीं मिलता था, कि जी हमारी टीआरपी तो सिर्फ 2% है, 2% है। तो मैंने एक दफ़ा जब उस पर गौर करना शुरू किया, मैंने कहा हमारी 2% कैसे हो सकती है। उस वक्त 52% इंडिया में सिर्फ टेरेस्ट्रियल चैनल होती थी, ये जो आपको याद है ना, वो एंटीना जो होता था, तो वो एंटीना वाली, तो यानी आधा देश तो 100% हम ही को देखता है। तो हमारी ऑडियंस तो 100% हो गई, ऑल्टरनेट ही नहीं है ना। दूसरे में 100 में अगर हम 2% भी हैं उसको, तो 102 को मिला दीजिए, 102 का आधा किताब पे 51, तो 51% इंडिया हमको देख रहा था, वो हमको 1% इंडिया के मुताबिक रेवेन्यू देते थे।
और 3000 मीटर लगे हुए थे 3000 घरों में। और वो मीटर क्या होता है, पीपल मीटर, किसी ने पता किसी को होता नहीं, लोग डेप्थ में जाते नहीं। मैंने एक मीटर लगवाया, मैंने कहा जरा देखूँ तो मीटर होता क्या है। तो मैं दूरदर्शन के ऑफिस टेलीविजन पे वो सेट टॉप बॉक्स की तरह है वो लगाया, उसमें पीछे से दूर उसका टेलीविजन का कवर स्क्रू करके निकाला और एक 2 वायर उस सेट टॉप बॉक्स से ट्यूनर पे जाके सोल्डर किए। आप जब भी कोई टीवी खरीदेंगे उसमें वारंटी में लिखा होगा कि अगर आपके स्क्रू ड्राइवर ने इसकी बैक को छू भी दिया तो आपकी वारंटी चली जाएगी, जो सर्विस है हमसे कराओ आप इसमें। तो कौन ये कराना चाहेगा 3000, तो फ्रॉड हो रहा था। तो अच्छा, बल्कि 2 कंपनी होती थी, एक टाइम और इन टाइम। तो टाइम कुछ फिगर देती थी, इन टाइम बिल्कुल डिफरेंट फिगर देती थी। तो उन्होंने टाइम वालों ने इन टाइम को खरीद लिया और एक टर्म कॉइन की कि सिंगल करेंसी। और हमारे दूरदर्शन के नालायक अफसर भी वो बड़ी फैशनेबल टर्म कि अब सिंगल करेंसी हो गई। सिंगल करेंसी में क्या कहता हूँ, दाऊद इब्राहिम एंड गावली एक हो जाएं, तो उस जमाने की मैंने मिसाल दी, तो वो सिंगल करेंसी हो गई, फिर उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। कम से कम ये एक दूसरे की शिकायत, एक दूसरे की पोल खोलते रहते हैं, तो वो पोल खोलने वाले को उन्होंने खरीद ही लिया। तो ये हो रहा था, इस स्कैम को मैंने किया जिसकी काफ़ी मजाक उड़ता था। फिर एक और उसमें मैंने बताया कि किस तरह एकदम वेस्ट इंडीज़ टीम हमारी आ रही थी, हमने और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे आने वाले थे। तो 3 सीरीज़ के लिए हमने 25 करोड़ रिजर्व प्राइस पे हमने बिड मांगी मार्केटिंग करने के लिए, एक भी बिड नहीं आई। हमको प्राइवेटली किसी ने कहा कि साहब ये बिड इतनी हाई है, अगर 15 करोड़ कर दो तो हम बिड कर देंगे। 15 करोड़। उस वक्त हमारी एक मार्केटिंग अफसर थी बड़ी अच्छी, विजय लक्ष्मी छाबड़ा, उन्होंने कहा कि सर मुझे डायरेक्टली बेचने की इजाज़त दे दीजिए। तो मैं डरा, मैंने कहा अगर डायरेक्टली बेचने की तुम गई और 15 करोड़ के बजाय आप 12 करोड़ ही कमा पाई तो हमारे खिलाफ तो CBI लग जाएगी कि आपने सरकार का लॉस करा दिया। नहीं नहीं सर, आप मेरे पे भरोसा रखिए। और ये मैंने कहा भरोसे तो है, लेकिन देखो तुम्हारे मेरे दोनों के लिए रिस्क है। 1 रुपया भी अगर हमने उसमें से कम आया तो हम पे लॉस टू एक्सचेकर का इल्ज़ाम लगेगा। पर वो लेडी परसुएसिव थी, मैंने कहा बड़े डरते डरते मैंने कहा चलो गो हेड। पहली ही सीरीज 80 करोड़ की बिकी, जो 12 करोड़ और 15 करोड़ की बात है, 80 करोड़ की बिकी और सारे तीनों की मिला के 325 करोड़ में बिके। तो वो तो इनकी जो कार्टेलाइजेशन होती है, इनकी क्या बदमाशी होती है, और वो सारा पब्लिक मनी। और प्राइवेट चैनल जो मैं गया बॉम्बे में जाके, मैंने उन लोगों से बात की कि यार तुम्हारे पैसे पे भी सबकी निगाह, मेरी भी निगाह है, सबकी निगाह है, वो तुमको लूट रहे हैं। मैं तुमको बता रहा हूँ कि मेरी तो 51% ऑडियंस है, तो मुझे 1% ऑडियंस के हिसाब से क्यों पैसे देते हो। 2008 में पार्लियामेंट में उठा ये हंगामा हुआ। 2020 में फिर हुआ। बहुत बड़े मीडिया पर्सन हैं जो इनको तो जेल जाना पड़ रहा था, उनको मिडनाइट में उनको रिहा किया गया। तो किस तरह ये फ्रॉड करते थे। तो TRP फ्रॉड तो ये प्राइवेट सेक्टर दबा के सरकार की चैनल के खिलाफ करता रहा है, और उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई तो उल्टा मेरा मजाक उड़ाते थे। सर आप इलेक्शन कमीशन कैसे पहुंचे फिर आप? नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन पहुंचा, मुझे नहीं मालूम किस तरह, क्योंकि मैं उस वक्त था सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। मनी के साथ मनी शंकर अय्यर मिनिस्टर थे मेरे। 3 मिनिस्टर रहे मेरे, उनमें से तीसरे मिनिस्टर ये थे, तीसरे और आखिरी मेरे ये थे। तो मैं इनके साथ मिनिस्टर वो था। तो मुझे तो PM ऑफिस से ये फ़ोन आया था कि तुमको प्रसार भारती के चेयरमैन लगाएंगे, क्योंकि तुम दूरदर्शन से निकाले गए थे। तो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम था। तो मैं मेंटली 1.5 महीने तक अपने को प्रसार भारती के रोल में कि जो काम मैं अधूरे छोड़ के आया था दूरदर्शन में, उनको करूँगा। फिर एकदम 2 दिन पहले इलेक्शन की पोस्ट खाली होने से एकदम फ़ोन आता है कि जी यू आर बीइंग कंसिडर्ड फॉर इलेक्शन कमीशन। तो मुझे तो इलेक्शन कमीशन की इम्पोर्टेंस का भी अंदाज़ा नहीं था उस वक्त। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने पूछा कि अगर आप हाँ कहें तो फिर हम आपको ऑफिशियल ऑफ़र देंगे, क्योंकि आपको IAS से रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हालांकि मुझे अभी 1 साल रिटायरमेंट में बाकी था।
तो मैंने सोचा, मैं सोच ही रहा था, तो पुलक चैटर्जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पीएम के, तो उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब सोचने की बात ही नहीं, ये तो आपको लॉटरी मिली है, ये इतनी इम्पोर्टेंट जॉब है। तो मुझे फ्रैंकली इतनी इम्पोर्टेंट है ये इसका अंदाज़ा नहीं था। तो खैर मैंने हाँ कर दी, उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया 3 दिन में। अच्छा अच्छा। मनीशंकर अय्यर साहब को जब मैंने बताया कि साहब मैं उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी इक्वेशन शुरू हो चुकी थी, वो बड़े बड़े मैवरिक गैंगस्टर है वो। हाँ बड़े हम प्लान बनाने लगे थे, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं घूम रहे थे, तो मैंने कहा कि सर मेरे तो ट्रांसफ़र हो गया, मैं पोस्टिंग हो गई एज इलेक्शन कमिश्नर। पहले तो उन्होंने पूछा इलेक्शन कमिश्नर का ऑफ वेयर, यानी वो समझे कि स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर। मैंने कहा नहीं जी, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो उसे बोलते हैं व्हाट ए डिज़ास्टर। अब व्हाट ए डिज़ास्टर कि मैं इलेक्शन कमीशन के लिए डिज़ास्टर हूँ या क्या डिज़ास्टर हूँ। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ओके भाई, डिज़ास्टर मेरे लिए कि मैं तुम मेरे लिए इतना अच्छा काम कर रहे थे और अब मैं अकेला रह गया। तो ओके वो एपिसोड मैंने लिखा है। हाँ वो मैंने पढ़ा था। तो ये तो सर जब इलेक्शन कमिश्नर के आप चीफ बने तो आपने कुछ रिफॉर्म्स वगैरह करे वहाँ पे? आपने जैसे बहुत, देखो मैंने जैसे जो मिश्रा जी बात बताई थी ना, वो तो मैंने हर पोस्ट पे मैं जगह हूँ, कुछ करके छोड़ के निकला। इलेक्शन कमीशन में तो 4 मैंने ऐसे काम किए कि जो अगले पिछले 50 साल में नहीं होते और अगले 20-30 साल में हो जाए तो उसके मुकाबले। देखिए एक तो मैंने वोटर एपैथी बहुत थी कि 20-20% लोग वोट देते थे, 25%, और ख़ास तौर से शहरों के लोग, और ब्रैग करते थे मैंने तो ज़िंदगी में वोट नहीं दिया, अपनी मूँछों पे ताव दे के। मैंने कहा कि ये नहीं चलने दूंगा मैं, अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको मुँह छुपाना पड़ेगा, मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूँगा। तो वो मैंने फिर वोटर एजुकेशन डिवीज़न बनाई, कैंपेन बनाए, उसके वजह से कि जो लोग ये कहते थे कि मैंने क्या, वो अपनी उँगली दिखाते, देखो देखो मैंने तो वोट निशान दिया लगाया। है ना, निशान दिखाते थे। तो और फिर दूसरे मैंने एक नेशनल वोटर्स डे शुरू किया। जो यंग वोटर्स जो थे वो 12-15% ही रजिस्टर करते थे 18 होने के बाद, उनको पता ही नहीं था। तो हमने स्टडी की कि क्यों नहीं करते, तो जो उसके फाइंडिंग के बेसिस पे हमने एक डिवीज़न बनाई, वोटर एजुकेशन डिवीज़न, और उसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है कॉल्ड स्वीप, बहुत मशहूर हो गया वो। तो बिहार में सबसे पहला इलेक्शन था अक्टूबर 2010 में, हाईएस्ट टर्नआउट इन हिस्ट्री, और उसके बाद हर इलेक्शन हाईएस्ट टर्नआउट होता चला गया, बढ़ता चला गया। तो ये हमने वोटर एजुकेशन जो डिवीज़न बनाई। फिर मनी पावर बहुत होती थी, तो मैंने एक एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीज़न बनाई, इनकम टैक्स का एक बहुत सीनियर अफसर ला के उसको डीजी बनाया। इधर डीजी ऑफ वोटर एजुकेशन वाले थे। एक मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। उसमें अपने लोगों को ट्रेनिंग, क्योंकि हम ज़ीरो टॉलरेंस अगर मानते एक्सपेक्ट करते हैं अफसरों से, तो ट्रेनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये इंस्टीट्यूट बनाया। तो उसके लिए भी एक डीजी, तो 3 डीजी की पोस्टें जॉइंट सेक्रेटरी की पिछले 70 साल से 3 थी, मैंने 6 कर दी। पावर थी तो मैंने यूज़ की, और उन्होंने की नहीं की वो उनकी मर्ज़ी। तो अब वो आईडीएम, अब उसकी खूबी देखिए, 143 देशों के इलेक्शन कमिश्नर्स हमसे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। इंडिया की इलेक्शन कमीशन विश्व गुरु बन चुकी है। 143 देशों के चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड टॉप इलेक्शन मैनेजर्स, नॉट बी स्टूडेंट्स, ये हमसे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। तो ये तब की बात है ना यार? ये सब उन्हीं मेरे 2 साल के सीईसी के 2010 और 12 के बीच में। तो वो नेशनल वोटर डे हो गया, तो 2 डिविजन्स हो गई, और आईआईडीएम हो गया। ये 4 तो मेरी बड़ी, और तो और लोगो भी मेरे डिज़ाइन, छोटी-छोटी चीज़ें करने की चीज़ होती है कि दूसरे को क्यों नहीं आती ध्यान में, मैं क्या कर सकता हूँ। हमारा ऐसे से लोगो क्या था, डब्बे में वोट डाल रहे हैं, वो हम अबैंडन किए हुए हमको 20 साल हो चुके थे। तो मैंने नया डिज़ाइन किया, उसमें आप देखेंगे वो ईवीएम पे है ना, कि उसमें बटन बने हुए। ये छोटी-छोटी चीज़ें डेली बेसिस पे मैं इम्प्रूवमेंट करता था। जो मैंने चौटाला साहब को बताया था कि मेरी एक जो स्ट्रेंथ है कि मुझे नए-नए आइडियाज़ खूब आते हैं, और उनमें से मैं काफ़ी को इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। तो सर एक बार सलमान खुर्शीद ने यूपी में कुछ कहा था, उसके बाद आपने, जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो आपने बड़ा अनईजी फील किया, और अनईजी फील करने के बाद में आपने पीएमओ के किसी अफसर से वो बातचीत हुई, और फिर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने आपको कॉल किया कि कुरैशी साहब कैन आई सी यू अर्जेंटली, और फिर आप वहाँ पे जाते हैं। ये पूरा किस्सा क्या था, इसके बारे में बताइए।
क्योंकि ये जनवरी फरवरी 2012 में यूपी के इलेक्शन हो रहे थे, तो वहाँ पे उस वक्त के लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब बहुत अच्छे नेक आदमी, मेरे दोस्त थे, अभी भी हैं। तो उन्होंने अपनी इलेक्शन स्पीच में अपनी बीवी की ये कह दिया कि मैं हम माइनॉरिटी का कोटा डबल कर देंगे, 4.5 से 9 कर देंगे। बीजेपी जो इस मामले में बहुत परफेक्ट थे कि फ़ौरन फट से कंप्लेंट करते थे, उन्होंने रिटन कंप्लेंट कर दी कि ये तो मॉडल कोड की उल्लंघना है। तो हमने दूसरी पार्टी को नोटिस दिया, वो आए, जवाब दिया, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। फिर हमने उनको बुलाया, हमारे इलेक्शन कमीशन अदालत एक है, अदालत की तरह हम बैठते हैं उसमें, तो उसमें सारे वकील बड़े बड़े दोनों तरफ से आए, कई 3-4 दिन तक आर्गूमेंट चली, और हमने कहा कि नहीं, आपने तो वायलेशन की है, तो इसके लिए हमने उनको सेंश्योर किया। तो जो मॉडल कोड में इससे ज़्यादा हम कोई सज़ा दे नहीं सकते। तो वो उसके बाद उनके कुछ कोलीग, वो और उनके कुछ कोलीग हमारे लिए लूज टॉक करने लग गए, इलेक्शन कमीशन अपने को क्या समझता है, ये समझता है, वो समझता है। तो मैंने उनके मीडिया एडवाइज़र से पीएम के उनको जिक्र किया कि यार देखो, तुम्हारे मंत्री लोग और लीडर्स ऐसे बोल रहे हैं, ये बड़ी लूज टॉक है, और ये मैं बता दूं कि अगर मैंने ये इसको पब्लिक कर दिया ना, तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी रेपुटेशन, इमेज इलेक्शन कमीशन की बहुत ज़्यादा थी, अच्छी थी कि देश बड़े गौर से उसको सुनता था। तो मैंने कहा मैं पीएम को बता दूं, मैंने कहा पीएम के कानों के लिए तो मैं कह रहा हूँ। तो अगले दिन पीएम साहब का फ़ोन आया, बड़ा पैनिक कॉल, कुरैशी साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ फ़ौरन। गोया कि वो मुझे दफ्तर आके मिलना चाहते हैं। अब मैं कहता आ जाइए तो आ भी जाते। तो मैंने कहा सर आप बताइए जहाँ कहेंगे। नहीं नहीं, आप बताएं। मैंने कहा सर आप प्रधानमंत्री हैं, जहाँ आप कहेंगे, जब कहेंगे मैं आ जाऊँगा। तो आप शाम को मेरे घर आ सकते हैं। आ सकता हूँ शाम को 7 बजे। मैंने कहा जी ज़रूर। मैं 7 बजे पहुँच गया। वो दरवाजे पे ही खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे। जो उनकी वैसे भी आदत भी थी कि अपने गेस्ट को वो रिसीव भी करते थे और सी ऑफ भी दरवाजे पे करते थे। तो खैर जैसे ही हम लोग जाके बैठे, इसी तरह की कुर्सियाँ होती हैं, रोज़ टीवी पे आप देखते होंगे, पीएम के साथ एक कुर्सी इसी तरह टेढ़ी। बैठते ही उन्होंने कहा कुरैशी साहब, मुझे हरीश ने बताया आपके कल की बातचीत, अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो मैं तो सुसाइड कर लूँगा। तो मैं तो घबरा गया, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, इसके लिए तैयार नहीं था। तो फिर मैंने पहले तो मैं अपने को कंपोज़ किया 20-30 सेकंड में। फिर मैंने उनको काम डाउन करने के लिए 15-20 मिनट लगाया। मैंने कहा कि सर ये आपके आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं थी, ये तो आपको ये बताना था कि आपके कुछ लीडर इस किस्म की लूज़ टॉक कर रहे हैं। आप तो इलेक्शन कमीशन की इतनी तारीफ़ करते हैं, और सच्चाई ये है कि वो इतनी तारीफ़ करते थे, कहते थे कि कुरैशी, हमारे दुनिया में अगर हमारे देश की इज़्ज़त है किसी एक चीज़ से, तो वो हमारे इलेक्शन और डेमोक्रेसी से है। हमारी आइडेंटिटी पूरे दुनिया में इलेक्शन और डेमोक्रेसी की है। तो कि मैंने कहा एक तरफ आप तो ये कहते हैं और आपके लोग हमारे इलेक्शन कमीशन को अंडरकट करने की बातें करते हैं। तो कह लेंगे अच्छा मुझे नहीं मालूम था, और चलो कभी भी आपको कोई शिकायत हो, फ़ौरन पिक अप द फ़ोन एंड मुझे सीधे बताना। वो बात ख़त्म हुई। फिर मैंने उनके अपने जो उनके 1-2 कलीग हैं उनको बताया कि ये सारी बात हुई है। नायर साहब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, शिवशंकर मेनन एनएसए थे, उन सबको बताया। तो इधर खरे साहब को बताया, खरे ने मैं अपनी कहानी बताई कि जैसे ही मैं गया उनको मैंने बताया, एकदम उनके चेहरे से रंगत उतर गई, और मैं अभी दरवाजे तक पहुंचा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि अपने स्टाफ को कि कुरैशी से फ़ौरन बात कराओ। तो ये आधी कहानी उनकी, बाकी आधी मेरी। तो ये सारा हुआ। सर आपने एक चैप्टर में ये भी लिखा है कि ऑपोजिशन जो होता है वो इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होता है, उनको एक्स्ट्रा एश्योरेंस रीएश्योरेंस देना चाहिए और एक्स्ट्रा अकोमोडेशन देना चाहिए जी जो सत्ता में है उससे ज़्यादा ऑपोजिशन को। जी और आपने ये भी लिखा है कि मैंने तो 15 मिनट के नोटिस पे भी लोगों को बुलाया है। जी 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 तो ये जो है सारी बात जो ऑपोजिशन को एक्स्ट्रा रीएश्योरेंस और एकोमोडेशन की आप बात करते हैं, हाँ तो इसको आप कैसे देखते हैं पर्टिकुलरली? हाँ हाँ। ये बताया आप, ये कौन था एपिसोड, अगर नंबर बताया, मैं एक बड़ी मैं बताता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ उसमें। हाँ हाँ हाँ, अभी बताता हूँ। ऑपोजिशन कम्स फर्स्ट, हाँ हाँ 194 मुझे मिल गया। हाँ। तो मैं बताता हूँ इसमें, ये फ़ौरन ही खुल गया। इसमें मुझे ये मीडिया वालों ने मुझे याद दिलाया कि मैंने ये लिखा है। तो उसमें मेरे पॉलिसी ये थी हमेशा
कि देखिए सरकार के तो लंबे हाथ हैं, सरकार तो 50 चीज़ें करती रहती है, करा सकती है। ऑपोजिशन आउट ऑफ पावर है, उसको हैंड होल्डिंग की, इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मेरी पॉलिसी थी कि प्रो ऑपोजिशन, सरकार के ऊपर अंकुश लगा के चलना है और इनको पूरी सपोर्ट दे के चलना है। और मेरे इंस्ट्रक्शन थी पूरे स्टाफ को, पूरे इंडिया में, कि ऑपोजिशन के लिए दरवाजे खुले रखो, वो अपॉइंटमेंट कल मांगे तो आज दो, आज मांगे तो अभी दो, और उनकी कि हर चीज़ को अकोमोडेट करने की कोशिश करो जो जायज़ है, जायज़ है। तो बाद में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाती है बार बार, 20-20 25-25 पार्टियाँ, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, उनके साथ बदतमीजी होती है। मैंने ये जो मेरा ये सेंटेंस है, इन ए डेमोक्रेसी द रूलिंग पार्टी नीड्स रेगुलेशन, द ऑपोजिशन पार्टी नीड्स रीएश्योरेंस। तो ये 2-4 लफ्ज़ों में ये सम अप होता है कि रूलिंग पार्टी को तो हमने रेगुलेट करके रखना है, उनके तो अंकुश लगा के रखना है, और ऑपोजिशन को हमने इनकरेज करना है कि अब बोलो, फ्री स्पीच है, तो जो डिमांड है आप हमारे सामने रखो, हम आपके हर जायज़ डिमांड को पूरा करेंगे। विद द रिजल्ट कि हमको पूरी नेशन का ट्रस्ट हासिल था। क्यों इलेक्शन कमीशन सिर्फ सरकार के ट्रस्ट से थोड़ी चलती है, बल्कि सरकार से हम पे ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे तो इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग। सरकार से हमारे बहुत कोजी रिलेशन, बड़े स्वीट रिलेशन, हनीमून चलने लगे, बड़ी ख़तरनाक बात है। ठीक है, इसलिए उन पर हमने उन पर तो अंकुश लगा के रखना है, और ऑपोजिशन के पास पावर तो कुछ होती नहीं है, हम उनके लिए दरवाज़ा खुले रख के उनसे प्यार से बात करने में क्या बुराई है। तो आज की इलेक्शन कमीशन को कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं उनको बिल्कुल नहीं देखता। आप देखते होंगे, आप अपना करते रहिए। जी, इस पे ओपिनियन नहीं देना चाहते? नहीं, मैं उससे कोई ओपिनियन नहीं है। और अपने सक्सेसर के ऊपर? बिल्कुल कोई नहीं, बहुत काबिल आदमी है, मुझसे ज़्यादा काबिल है वो। कुमार। हाँ, वो तो IIT कानपुर के हैं, मैं तो ऑर्डिनरी हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। तो आज जो नज़दीकता इलेक्शन कमीशन की है, उसको भारत सरकार नहीं, के साथ जो नज़दीकता जो नहीं, आप मैंने जो आपको बोला उसी की रोशनी में आप देख लीजिए कि सरकार के पे तो रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, उल्टा उनकी रीएश्योरेंस हम करते रहें और ऑपोजिशन की डंडा चला के रखें, ये कोई समझदारी की बात तो नहीं है। SIR जैसे जो प्रोग्राम होते हैं वो कितने बेनिफिशियल होते हैं? नहीं, देखिए SIR पे आप ले ही गए मुझको, तो SIR जो है ये ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना लॉ में मेंशन है, ना इलेक्शन रूल्स में है। ये इन्होंने नई इन्वेंशन की है। रिवीजन ज़रूर होती थी, और इंटेंसिव रिवीजन का लफ्ज़ एक आर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है कि इलेक्शन कमीशन कैन डू इंटेंसिव रिवीजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंसी और पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंसी। एक कॉन्स्टिट्यूंसी उसकी पार्ट, ये लैंग्वेज है। और उसका मकसद जो हम समझते थे से आए थे कि जैसे किसी जगह फ्लड आ गए और वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिकॉर्ड बह गया या आधा का बह गया, वहाँ पे इंटेंसिव, और इंटेंसिव का फिर क्या मतलब होता था कि हम नए सिरे से आपको ढूंढेंगे कौन कौन है, क्या क्या, ये आदित्य है, ये इनका घर नंबर है, ये अदरवाइज तो हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटराइज हो गया था। 2002 में और 3 में बिहार में ये फैसला किया था कि अब हमको इंटेंसिव रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं, सबरी रिवीजन ही करेंगे, क्योंकि रोल तो कंप्यूटराइज हो गया, नाम आपके सारों के मौजूद हैं, उसमें सिर्फ 1 साल में परिवर्तन क्या होगा, कोई मर जाएगा, कोई माइग्रेट कर जाएगा, बाहर चला जाएगा या अंदर आ जाएगा, या कोई 18 साल का हो जाएगा, तो ये सिर्फ चेंजेस करनी है। उसके लिए हर साल समरी रिवीजन हम करते थे। उसी तरह BLO आपके घर आके आपको ये दिखाएगा कि भाई ये तुम्हारा रोल है, ठीक है कि नहीं है। उसमें अगर इन्होंने कहा कि जी घुसपैठियों के लिए हम कर रहे हैं, ये 8 करोड़ लोगों को बिहार में दौड़ाया, कितने घुसपैठिए पकड़े आज तक तो बताया नहीं। आज बता दो भाई कितने पकड़े, हम जानना चाहते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है, देश के इंटरेस्ट की बात है। नहीं बताया क्योंकि पकड़े ही नहीं। जैसे कि हमने सुना है, अगर होते तो इन्होंने बता दिया होता। 500 मीडिया में पढ़ा था कि 500 आदमी थे, जिसमें से 150 बांग्लादेशी, 350 हिंदू औरतें नेपाल की जो शादी करके आई थी। उसके लिए आपने पूरे देश में हलचल मचा दी। 2002 में बाप दादा कहाँ पे थे आपके, ये निकाल के लाओ, वो निकाल के लाओ, ये डिस्क्रिपेंसी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। अरे तुम्हारा नाम, मेरा नाम, आज सुबह जब तुम आए मैंने तुमसे पूछा ना तुम्हारे नाम की स्पेलिंग,
क्योंकि तुम्हारे नाम की दूसरी स्पेलिंग भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, हम्म, तो वो कंप्यूटर तो आपकी स्पेलिंग चेंज करेगा, आपको दूसरा आदमी समझ के रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ ये बड़ी ये नॉट ओनली अननेसेसरी थी, ये मिस्चिवस है, और इसकी इंटेंशन क्या है क्लियर नहीं है। वो आज नहीं तो कल सामने आनी चाहिए। जहाँ लगे आजकल जो हालात हैं उसमें ऐसा लग नहीं रहा कि वो आएगी, लेकिन अब तो 2-3 दिन से सुधरे हालात, आपको नहीं लगता? सर इंटरेस्टिंगली एक बात बताइए, जब एसआईआर होता है तो इसमें नाम कटते ही क्यों हैं? जुड़ते भी, जोड़ने भी तो होते होंगे। बिल्कुल ठीक आपने कहा, हाँ। वेरी गुड पॉइंट, हम्म, कि कटने की बात हो रही है। अरे कटने की 3 कैटेगरी बताएं, कि जो मर गया और उसका नाम बढ़ है तो उसको ज़रूर काटो, हम्म, जो माइग्रेट हो गया वो ज़रूर काटो, लेकिन जहाँ चला गया वहाँ तो जोड़ो। हम्म, जुड़ने की बात है तो हमने तो कोई जुड़ने की बात तो कभी सुनी ही नहीं रहे। हम्म, ठीक पकड़ा तुमने ये बात को, ठीक है ना। तो और बेसिकली ये चीज़ होती है। तीसरा कोई 18 का हो गया, वो एडिशन है, वो भी तो 18 के कितने बने होंगे, वो उनकी गिनती बताओ। तो सारे ट्रांसपेरेंसी तो दिखाओ ना। ये चीज़ है। और सर दूसरा, जैसे किसी डेमोक्रेसी में अगर सरकार ये तय करने लग जाए कि वोट कौन देगा, तो फिर तो मतलब इलेक्शन कमीशन और डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या रह गया है? हाँ, बस ये देखिए यही कि वो इतनी सारी डिलीशन हो गई, और किस ग्राउंड पर हुई, कैसे हुई। 27 लाख तो ऐसे तो बंगाल में तो बड़ी स्पेशल मेहरबानी, बल्कि और एक जज साहब ने कह दिया अभी इस बार वोट नहीं दे सकते तो अगली बार दे लेना, इस बीच में तो रेजिम चेंज करा दी तुमने, तो अगली बार किसने देखी है। ये तो इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी? तो इसलिए 27 लाख लोगों के नाम ट्रिब्यूनल में चले गए। अब गरीब आदमी, रिक्शा वाला, तांगे वाला ट्रिब्यूनल में जाएगा बड़ी आसानी से, जिनका हमारा नाम नहीं है, बड़ा आसान है, ट्रिब्यूनल में चले जाओ। इन लोगों को, जज साहबान को ये पता नहीं कि ट्रिब्यूनल में जाना और कोर्ट में जाना कितना मुश्किल काम होता है। अमीर लोग भी कंगाल हो जाते हैं, और ये गरीब के पास तो खाने को रोटी नहीं है, वो ट्रिब्यूनल्स में जाया करेगा। और ट्रिब्यूनल के देखिए 19 में से 2 तो रिजाइन कर गए, अभी 2-4 और भी करेंगे मेरा ख्याल है। तो 4-5 हज़ार जो उन्होंने डिसीजन लिए, उनमें से 90% या 95% को ये पाया कि ये तो ठीक वोटर थे, इनका नाम अगर हटाया जाता गलत था। अगर वो रेशियो हम पूरे 27 लाख पर डाल दें तो 25 लाख वोटर तो वैलिड वोटर हैं, है ना। तो 25 लाख वैलिड वोटर को आपने वोटिंग राइट, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, डिनाई कर दिया। तो जिसने ये डिनाई किया वो आंसरेबल है टू द नेशन एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी हो। आपको नहीं लगता चीफ, जो इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरा का पूरा पॉलिटिकली ड्रिवन हो गया है? और जो आप मेरे को बता रहे थे अभी 2 मिनट पहले कि मनमोहन सिंह के टाइम पे वो बड़े फख्र से कहते थे कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन जो है वो हमारी शान है पूरी दुनिया में, वही आज उल्टा हो गया और एक धब्बा हो गया हमारा। नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। देखिए, जैसा अच्छा है बुरा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, वाह भी खूब हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसलिए मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छा। मुझे कोई नथिंग टू से, सबको पता है अच्छा है कि चेयर बुरा। आपने होल्ड करी थी, मतलब इतने ग्रेविटास थे उस चेयर के अंदर में, और उसको अब जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोग देखते हैं, ये कितना ट्रेजिक है? नहीं, अब अगर बुरी तरह देखते हैं तो मुझे उससे इसलिए तकलीफ होती है कि भाई देखो, किसी इमारत को बनाने में अगर आपने भी ईंटें लगाई हैं, 2-4 ईंटें तो मैंने भी लगाई ना, उस इमारत को गिरता देख के सिटीजन तो कंसर्न है ही है, परेशान है। मैं सिटीजन भी हूँ और मैंने उसमें 2-4 ईंटें मैंने भी लगाई थी, तो मुझे तो चिंता ज़रा ज़्यादा ही होगी। तो अगर इस पे सवाल उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, राइट और रॉन्ग, ये दुख की बात है। सर ईवीएम का क्या सीन है? ईवीएम हो सकती है हैक? नहीं, ईवीएम मैंने तो बहुत बार डिफेंड किया है कि ईवीएम जो उस वक्त तक की ईवीएम है, आगे क्या होगा, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी तक की जो थी। है ना, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, आगे क्या होगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अभी तक जो थी ईवीएम को हैक करना इम्पॉसिबल था। और जब हमने वीवीपैट शुरू की थी, वो भी इसी उसने की थी, जिस वक्त चंद्रबाबू नायडू एक डेलीगेशन लेके आए थे, मैंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, वो वीवीपैट वाला जो वीवीपैट वाला। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने खुद कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम से रिजल्ट मैनिपुलेट हुए हैं या आगे होंगे। तो फिर मैंने कहा फिर आप क्या कह रहे हैं? कहने लगे जी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमने कहा क्या मतलब?
कहने लगे जब आप वोट का बटन दबाते हैं वो मशीन में जाता है तो कहाँ गया, किस जगह, किसको ठीक जगह गया वो दिखाई नहीं देता। मैंने कहा ये बात तो ठीक है, हल बताइए। तो उन्होंने कहा वीवीपैट शुरू कर दीजिए, यानी एक प्रिंटर लगा दीजिए, उसके अंदर स्क्रीन पे आ जाएगा, आपने बटन बटन दबाया, उधर मशीन में गया, इधर प्रिंटर पे आ गया कि जी इसी आदमी को मैंने वोट दिया था, तो आपने वोट वेरीफाई कर दिया। फिर वो कट के नीचे चला गया, वो पेपर ऑडिट ट्रेल बन गया, यानी पेपर का ऑडिट जिसको हम जब चाहें गिन लें, तो मशीनों को और पेपर ऑडिट को गिनो, लाखों को हम गिन चुके हैं, बिल्कुल ठीक निकला, कंपेयर किया है। तो इसलिए इस उस पर उंगली उठाना जो है, मैं समझता हूँ कि जी बैलेट पेपर पर वापस जाओ, बड़ी नादानी की बात होगी, मैं उसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। लेकिन वीवीपैट के बारे में डिस्कशन के 5 मशीनों के बजाय आप 15 को गिनो, 50 को गिनो, मैं कहता हूँ आप सिर्फ 5 को ही गिनो, लेकिन रैंडमली उठाने का जो है, रैंडम के बजाय पर्पसिवली एक वर्ड है रिसर्च में कि जिसके बारे में खास आपको शुबा या कंप्लेंट है, सिर्फ उसको उठाइए। ठीक बात। अब जैसे वो क्रिकेट आप सब देखते हैं, डीआरएस में जो जाता है कि एलबीडब्ल्यू के 10% एलबीडब्ल्यू ऊपर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। जिस पे आपको शक होगा वही तो जाएगा। हाँ। तो हम कहते हैं कि ये टॉप 2 कैंडिडेट्स को आप ये कह दीजिए टॉप 2, क्योंकि उन्हीं का रिजल्ट प्रभावित होगा, हर एक को देने की भी जरूरत नहीं, कि जी 2 मशीनें चुन लो जिस पे आपको शुबा है, हम गिन देते। तो जिस शुबे वाली मशीन को गिन देंगे और वो ठीक निकलेगी ना, उसी तो शुबा दूर होगा। तो रैंडम में तो इनोसेंट मशीन भी आपके हाथ में आ जाएगी और कुछ भी नहीं निकला। तो इस पे विचार करने की, बहस करने में क्या आपत्ति है? अपोजिशन कह रही है कि हमारे को स्पेस नहीं मिलता आज की इलेक्शन। वो तो इस अपोजिशन पे तो हमने पूरी अभी तफसील से बात की है कि अगर नहीं मिलता तो बहुत अफसोस की बात है, गलत बात है। लीडर ऑफ अपोजिशन के जो अभी रिमार्क्स हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर या वोट चोरी के ऊपर, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, अगर उनको कोई शिकायत है, उनके साथ कोई रूडनेस हुई और उसका वो जिक्र करते हैं तो वो उनकी मर्जी है। और वोट चोरी एक पॉलिटिकल रेटरिक ज़रूर है, लेकिन जो कर्नाटक में 6000 वोट डिलीट किए दिखाए गए थे, जो साबित कर दिए थे, और उसमें एक लेडी के नाम से वो जो होते थे, उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, ये सब तो किस तरह वो सिस्टम हैक हो पाया जिसमें 6000 नाम डिलीट हुए थे, आज तक उसका ट्रूथ हमको क्यों नहीं बताया गया? तो वो तो बताना चाहिए ना कि अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 6000 10,000 नाम सेलेक्टिवली आप काट दें, जो और बड़ी आसान है कि भाई जिनको आपको शुबा है कि ये आपको वोट नहीं देते, उनका नाम ही कटवा दीजिए। अगर ये पॉसिबल है और जो करके दिखा दिया, तो उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट तो होनी चाहिए पब्लिक डोमेन में। हमने तो नहीं सुनी, देखी, आपको पता हो तो बता देना। एक ही हाउस नंबर के ऊपर, एक ही हाउस के ऊपर बहुत सारे वोटर कार्ड, ये क्या? ये देखो, ये सुनते ही इसके अगले 2 घंटे में वहाँ पे आदमी हमारे पहुँच जाने चाहिए और उसका ट्रूथ टीवी पे होना चाहिए कि एक घर में 800 वोट कहाँ से आ गए। एलिगेशन 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 आ रहा है, उसका ट्रूथ सामने क्यों नहीं आ रहा? और एलिगेशन करने वाले उन्हीं को चला चाहिए कि वो एक टीवी कैमरा लेके चले जाए कि ये छोटा सा घर है 2 कमरों का, इसमें 800 वोटर है, तो वो आप भी दिखा दीजिए। ना आप दिखाते हैं, ना इलेक्शन कमीशन जाके उसको वेरीफाई करके रिपोर्ट देती है। बस हवा में इल्ज़ाम चलते रहे तो उसका भी कोई फायदा नहीं। तो इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी कम होगी पहले के मुकाबले लोगों के प्रति? नहीं, अब पता नहीं, लोग अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि अगर उसका कोई सीक्रेट नहीं है तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इतने उनके ऊपर हमले होते हैं, इतने सारे एलिगेशंस लगते हैं, फिर भी वो बोलते क्यों नहीं है, जवाब क्यों नहीं देते उनका? ये क्या ये एक स्ट्रेटेजी है या फिर ये डेलिबरेटली ऐसा वो कर रहे हैं एक स्ट्रेटेजी के तरीके से, या इग्नोरेंस है? नहीं, इसके जवाब तो मैं क्या दूंगा, वही दे, उन्हीं से पूछिए, वो देंगे। फिर भी आप नहीं, आई हैव नो आंसर, आई हैव नो आंसर। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बस मेरा ये जनरल जवाब है। ओके सर, मोहन भागवत साहब से आपकी मीटिंग हुई, आपकी और आपके 3-4 और साथियों की, शाहिद सिद्दीकी, नजीब जंग और ये सब लोग, जब आप मिलने गए मोहन भागवत साहब से, तो एक लंबी चर्चा, सुबह 10 बजे का वक्त उन्होंने दिया। क्या पर्पस था उस मीटिंग का, क्या बात हुई उसमें? पर्पस ये था कि हम कुछ 4-5 दोस्त, जिनके आपने नाम लिए, तो हम लोग जिक्र करते थे कि उन ज़माने में लिंचिंग बहुत होती थी, दिन में 2 हो जाती थी। तो हमने कहा कि ये ज़रा
भागवत जी से जाके मिलें और उनको बताएं कि ये बेसिकली इसके पीछे राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन ये है जिसके सरपरस्ती आरएसएस करती है, तो उनसे जाके पूछे तो सही। तो हमने उनसे टाइम मांगा, उन्होंने फ़ौरन टाइम दे, मैंने कहा जब भी आप दिल्ली आ रहा हो, हमने कहा कि दिल्ली आ रहा हो तो बता दीजिए, हमें टाइम दे दीजिए। वो 20 दिन के बाद उन्होंने टाइम दिया, हम मिले, वो पंक्चुअली वो आए, बड़े ठंडी उससे बातचीत हुई, तो जिसमें उन्होंने कुछ अपने वो बताए कंसर्न, हमने कुछ बताया। हमने कहा अगर आप देखिए आजकल जो ये हालात हैं हमें बड़ी चिंता है, तो कल और ये कि आप उन्होंने एक दो चीज़ें क्लियर की कि हिंदू राष्ट्र तो हम थे, हैं, रहेंगे, तो चलो अच्छी बात है। फिर क्या उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन आप बदलेंगे? कह लेंगे नहीं कॉन्स्टिट्यूशन हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे, तो ये रीएश्योरिंग बात थी। क्यों और बदले भी क्यों? क्योंकि उनका सारा काम तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सब हो ही गया, हिंदू राष्ट्र तो बन ही गए, खुद ही बता रहे हैं ना, है ना, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की क्या जरूरत तो वो है ही वो, है ना। तो दूसरे उन्होंने ये भी है कहा कि हमने कहा था हिंदू राष्ट्र में हम मुसलमानों की क्या हैसियत होगी, तो कहने लगे कि ऐसा हम तो मुसलमानों के बिना हिंदू राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये भी बड़ी रीएश्योरिंग बात थी, बड़ी अच्छी बात, बड़ी ठीक बात कही, अच्छी बात कही। और उन्होंने कहा कि देखो मैंने तो पिछले दिनों कहा था अपने हिंदुओं से कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग न ढूंढो, बात ठीक है उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने कहा था कि जब मैं इस किस्म की बात करता हूँ तो मेरे ही लोग मुझ पर अटैक करते हैं, ये भी ठीक बात है। उन पर वाकई हमने देखे बहुत सारे वीडियो जो उन पर ही अटैक होने लग गए, तो लेकिन कहने लगे कि मैं कोशिश करता रहूँगा कि लोगों में ये ज़रा वो आ जाए कि भाई मिलजुल के रहना है। तो बहरहाल फिर ये हुआ कि ये कहने लगे भाई इसमें चूँकि इतने पुराना ये ज़ख़म है तो इसको ठीक होने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, कई बार उन्होंने कहा। तो टाइम लग रहा है, 3 साल तो हो चुके हैं। तो और हमसे जो लोग पूछते हैं कि साहब आप गए क्यों मिलने गए, तो और क्या फ़ायदा हुआ, तो ग्राउंड हालात तो वही हैं। ग्राउंड हालात में कहूँगा थोड़े से सुधार ये है कि पहले दिन में 2 लिंचिंग होती थी, अब हफ्ते में 2 होती हैं या 15 दिन में 2 होती हैं, कुछ कम हुई है। तो और काफिर और जिहादी ये क्या बात? दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि देखो हमको 2 ही कंसर्न है हमारे कि एक तो काउ स्लॉटर जो होता है और आप लोग बीफ खाते हो, हमको वो अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा कि साहब देखिए काउ स्लॉटर पे तो पूरे हिंदुस्तान में 3 स्टेट को छोड़ के आपने बैन लगा दिया है, आपकी सरकार है, आप उस बैन को इन्फोर्स कर दीजिए, वो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कीजिए। हम तो बीफ खाते भी नहीं है, 70 साल में नहीं खाया, तो आप इसको कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है, और 3 पे भी लगाइए। और दूसरे ये कि साहब हमको काफिर कह देते हैं, तो हमने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए काफिर एक अरबी का लफ्ज़ है, नॉन बिलीवर, यानी इसका मतलब है कि मैं कहता हूँ अल्लाह और रसूल उस पर मुझे यकीन है तो मैं बिलीवर हो गया, आपको नहीं है तो आप नॉन बिलीवर हो गए, जिसके लिए अरबी का वर्ड है काफिर, गाली नहीं है, अरबी का नॉर्मल वर्ड है। लेकिन आपको लगता है कि ये गाली है, बुरा लगता है, तो हम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। अपने यार दोस्तों से सबसे कहेंगे भाई ये लफ्ज़ ना यूज़ किया करो, इनको बुरा लगता है, तो उनका बस ठीक बात है। फिर हमने कहा हमें भी एक चीज़ बुरी लगती है, आप हमको एट द ड्रॉप ऑफ हेड जिहादी कह देते हो, हर एक को पाकिस्तानी कह देते हो। 3-3 साल का बच्ची एक दूसरे अपने क्लासमेट को कह रही है तू पाकिस्तान जा, जबकि दोनों को मालूम नहीं पाकिस्तान क्या चीज़ है, लेकिन इतना जहर भर दिया गया है। उन्होंने कहा था इस जहर को हटाना ये भी आपका काम है, उसी के उसमें कि भाई देखो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। एक्सेप्ट करी उन्होंने बात? नहीं, उन्होंने की कि बहुत गलत बात है, हमें भी इसको रोकना चाहिए, फ़ौरन बिल्कुल रोकी। और मैं समझता हूँ मेरी विजुअल थिंकिंग खुशफहमी समझ लीजिए कि उसके 2 महीने के बाद मैंने उनको अपनी एक किताब थी पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, और उसके साथ मैंने एक और बुकलेट बनाई थी कि क्या मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुओं से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और वो इतने हो जाएंगे कि पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर लेंगे, वो उनको बताई। फिर मैंने बताया कि साहब देखिए आपके प्रोपेगेंडा बड़े बड़े लीडर भी करते रहे हैं, हम 5 हमारे 25, यानी मैं और मेरी 4 बीवियाँ, और हम 4 हमारे 40। मैंने कहा कि साहब हमको एक आदमी दिखा दीजिए 2 बीवी वाला, आप 4 बीवी तो छोड़िए, आपको 4-4 बीवियाँ सबकी दिख रही हैं, हम 5 हमारे 25, भागवत की तो एक भी नहीं है, उनकी तो एक भी नहीं है। तो खैर उसमें मैंने ये कहा भी, मैंने कहा कि साहब देखिए
पॉलीगेमी तो इंडिया में संभव ही नहीं है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा औरतें ही नहीं है। तो और हैरान हुई कि क्या मतलब? मैंने कहा कि देखिए जेंडर रेशो आपने सुनी है, 1000 मर्दों के ऊपर 940 औरतें पिछले सेंसस के मुताबिक 940, यानी 60 मर्दों को तो अपनी पहली बीवी नहीं मिलेगी, तो मुझको दूसरी और तीसरी और चौथी कहाँ से मिल जाएगी? तो उस पर वो बहुत हंसे। उस पर हमारे जब लोगों को बताया तो लोग कहने लगे आप उनकी हंसी से प्रभावित हो गए। मैंने कहा उसका मतलब है उन्होंने गौर से सुना और उस बात को रजिस्टर किया, है ना। और मैं समझता हूँ कि 2 महीने बाद उनकी जो विजयदशमी की स्पीच है उसमें उन्होंने मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं ये इल्ज़ाम नहीं लगाया पहली बार। तो देखिए बातचीत का असर होता है, क्योंकि हमने जो किताब लिखी थी उसके 6-7 हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होकर छप चुकी है। उस सारे क्रक्स क्या था सर उस किताब का? क्रक्स ये था कि मुसलमानों की आबादी औरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ज़रूर रही है 30 साल पहले, 20 साल पहले, लेकिन अब सबसे ज़्यादा तेज़ी से मुसलमान फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं। हिंदुओं से ज़्यादा, सिखों से ज़्यादा, सारी कम्युनिटी से ज़्यादा मुसलमान तेज़ी से कर रहे हैं। और जो गैप 4 बच्चों का होता था अब 0.3 बच्चों का रह गया। गैप जो है वो नैरो हो रहा है। और फिर मैंने एक और मेरे एक दोस्त हैं प्रोफेसर दिनेश सिंह, वाइस चांसलर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बड़े अच्छे मैथमेटिशियन हैं, ग्लोबल रिप्यूट के। उनसे एक मैथमेटिकल मॉडल चीज़ होती है, मैथमेटिक के लिए आप बहुत सारी चीज़ें अगले 1000 साल की फोरकास्ट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। मैंने कहा था उसका मैथमेटिकल मॉडल बनता है ये कि मुसलमानों की हुकूमत कितने दिन में आ जाएगी, कितनी जल्दी वो मेजॉरिटी बन जाएंगे। तो उन्होंने बना के दिखाया कि साहब भूल जाओ 1000 साल तक भी नहीं हो सकता। अभी जो यहाँ मुसलमान है यहाँ हिंदू है, वह बोल के बढ़ता है, हिंदू ऊपर जाता जाएगा, मुसलमान यहाँ पर रहेगा। उन्होंने ग्राफ बना के दे दिया 1000 साल के। तो ये सब जब मैंने उनको दिखाई तो उन्होंने उसको समझा, उसी का असर हुआ होगा। मैं समझता हूँ मेरी खुशफहमी हो सकती है, विजुअल थिंकिंग, कि ये मेरी वजह से हुआ, लेकिन उन्होंने अगली स्पीच में ये इल्ज़ाम तो नहीं लगाया। सर 2 बातें जो आपने इस किताब में नहीं लिखी, एक तो इसी कॉन्वर्सेशन में शायद, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उन्होंने ये भी कहा था कि भाई आप 15 करोड़ 20 करोड़ लोग हो, आपको कोई गंगा में थोड़ी ना डाल देंगे, आपको भी तो साथ ही रहना है, तो हमारे को मिलजुल के ही साथ रहना पड़ेगा? ये तुम किस बेसिस पे कह रहा? इस किताब में नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं तो इस किताब में तो बहुत कुछ नहीं, वो कहाँ से निकाल के ला रहा हो। नहीं, उन्होंने कन्वर्सेशन में कहा था कि हम लोगों की ये बातचीत तो ये होती है कि भाई 20 करोड़ है कि हम इनको समंदर में फेंक दें, तो मिलजुल के ही रहना होता है, मिलजुल के ही आगे तरक्की कर सकते हैं। ये बात तो ये तो ही थी। एक और बात है सर, वो शायद आपने मेंशन नहीं करी, आपके लिए एक बड़ी पोस्ट भी सोची जा रही थी एक बार, उपराष्ट्रपति की, क्या ऐसा था? देखिए जब मेरे टेन्योर ख़त्म हुआ उसके 1 महीने बाद उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पद खाली होने वाला था, तो मेरे बहुत नाम चलते हैं उसमें, मेरा नाम भी उसमें उछल के आता था। और मुझे ये फीडबैक मिला था कांग्रेस से कि दे आर कंसिडरिंग मी एज वाइस प्रेसिडेंट। अगर पॉलिटिकल हालात ठीक ठाक रहें तो ये पॉसिबिलिटी तो काफ़ी करीब हुई थी। लेकिन पॉलिटिक्स में लास्ट मिनट तक कुछ भी हो सकता है। तो कहाँ गड़बड़ हुई हो? मुझे नहीं मालूम हुआ, उनके बाद उसके बजाय उन्होंने हामिद अंसारी साहब को सेकंड टर्म दे दी थी, तो ये हुआ। सर आप एक बार बिहार गए थे और आपने बिहार में जाके पूछा कि बीटीएन सेशन को आप जानते हो, दिमापुर डिस्ट्रिक्ट थी या दीनापुर, ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट था, तो उन्होंने दानापुर, तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं। तो आपने उनसे पूछा कि अगर उनकी पॉपुलैरिटी है तो अगर वो चुनाव लड़ें तो वो जीत सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जीत सकते। तो आपने पूछा क्यों, वो क्या किस्सा था, वो जवाब आप नहीं, वो सेशन साहब की पॉपुलैरिटी की पीक थी। मैं उनके अंडर में ऑब्जर्वर गया, दानापुर कॉन्स्टिट्यूंसी थी लालू जी की। तो मैं वीडियो के ऑफिस में बैठा हुआ, मुझे एकदम सडन ख्याल आया कि मैं ये पूछूं कि गांव वालों को पता है सीटीएन सेशन कौन है। तो उन्होंने कहा अरे साहब वो सब कुछ पता है, रोज़ाना पूछने आते हैं कि आज उन्होंने क्या ऑर्डर दिया। तो मैंने कहा अच्छा, इतने अगर पॉपुलर हैं तो फिर तो इलेक्शन तो बड़े आसानी से जीतेंगे अगर यहाँ हो। कहने लगे नहीं, जब तो उनकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। मैं सुन के हैरान है कि मैंने कहा वो क्यों? कहने लगे इलेक्शन में तो जाति पूछी जाती है, कास्ट पूछी जाएगी। क्या बात है। तो रियलिटी इंडिया के इलेक्शन की ये है। तो
और फैक्ट भी है कि उन्होंने 2 इलेक्शन लड़े और दोनों हार गए हो। हाँ, तो राष्ट्रपति का भी लड़ा था ना शायद एक बार। उन्होंने एक एमपी का लड़ा अडवाणी जी के खिलाफ अहमदाबाद से, और एक राष्ट्रपति का लड़ा। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से उनका डिसीजन कोई बहुत अच्छा नहीं था। वो वैसे ही वो सोच कैरिड लिया। अवे बाय हिज पॉपुलैरिटी। हाँ हाँ हाँ। तो ये कास्ट जो है ये कितना, ये ये कास्ट फिनोमेना को कैसे देखते हो आप बहुत नहीं, ये इलेक्शन? बड़ा सीरियस फिनोमेनन है कि देखिए 50 साल पहले जिसको अपनी कास्ट नहीं पता होती थी, आज उसको सब कास्ट और सब कास्ट भी पता कर दी गई है, क्योंकि उसके हिसाब से टिकट बनते हैं, उसी हिसाब से वोट बैंक है उसे। तो इसलिए ये इलेक्शन ने ये काम तो किया है कि कम्युनलिज्म कास्टिज्म दोनों को खूब बढ़ावा दिया है। ओके तो ये हमारे डेमोक्रेसी की डाउन साइड है, ओके। नेगेटिव साइड है। सर एक बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने शायद आपको, आपने कोई ओपिनियन दिया था तो उन्होंने कहा कि आप तो इलेक्शन कमिश्नर थोड़े ना, आप तो मुस्लिम कमिश्नर। अरे ये छोड़िए, वो बाजार की गाली हंस के टाली। वो हम्म, कोई छोटे मोटे कोई एमपी थे, क्या थे, उन्होंने क्या कहा था, मैं उस पर फर्दर बात नहीं करना चाहता। एक सर आपने किताब में मेंशन किया है सुनील दत्त का किस्सा, वो सोनीपत आए थे और आपने शायद वो उनका कोई गन का लाइसेंस बनवा के दिया था, वो क्या था वो नहीं, बता वो दो। सुनील दत्त बहुत ही नेक इंसान थे। मैं जब एसडीएम सोनीपत था तो हमने उनको इनवाइट किया था स्टार नाइट, फिल्म स्टार नाइट चैरिटी के लिए, रेड क्रॉस के लिए। तो उसमें आए तो उस वक्त उन्होंने जिक्र किया कि हम डिप्टी कमिश्नर अफसाना साहब और मैं बैठे हुए थे कि जी मेरा गन लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या नया चाहिए। तो अब हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, हम उनके लिए इतना न करें। डीसी साहब ने मुझको कहा कि बनवाओ भाई। तो पावर एसडीएम के पास थी, हमने 1 घंटे के अंदर उनको बना के दे दिया। उसमें मेरे दस्तखत हैं। तो जब मेरे एक फेयरवेल हुआ जब यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री से, तो उस पर वो सरप्राइज आ गया, मैं एक्सपेक्टेड नहीं थे। वो तो मेरे कोई ऑफिशियली उस वक्त उनसे कोई नाता नहीं था। तो वो आए तो उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की। मैंने भी कहा कि साहब देखिए, कैसे आपके पास ऑटोग्राफ हैं मेरे, जो आप उसको बड़े प्यार से दिल से लगा के रखते होंगे। तो वो उनको याद आ गया। मैंने कहा अब आपके गन लाइसेंस पे मेरे दस्तखत हैं, वो तो कितना प्रेशियस है। फिर मैं, उनका बेटा उन दिनों परेशानी में था, मैंने कहा कि आई विश उसके पास भी मेरे ऑटोग्राफ होते तो प्रॉब्लम ना होती। प्रॉब्लम ना होती। जी। ठीक बात। सर आप पाकिस्तान एक डेलीगेशन में गए थे और इमरान खान को आपने एक नसीहत दी कि ज़्यादा आप इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर ना बोलें, इससे आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। तो क्या आप सेम फिनोमेना लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भी देखते हैं, राहुल गांधी के लिए? इन दोनों इंसिडेंट को एक साथ करके नहीं देखें नहीं तो? नहीं नहीं, वो तो उसका तो कॉन्टेक्स्ट ही अलग था इमरान खान का। इमरान खान का तो ये था कि वो अभी पावर में आए नहीं थे, अभी स्ट्रगल ही कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो गाली देते रहते थे। तो हालांकि उनकी इलेक्शन कमीशन भी हमारी तरह ही बनी हुई है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी हमारी जितनी नहीं थी। तो लेकिन मैं उनको समझाना चाहता था कि भाई ऐसे इंस्टीट्यूशन को अगर आप डिस्क्रेडिट करोगे, किसी दिन आप भी तो जीतोगे। वो इलेक्शन कमीशन ही तो आपको डिक्लेयर करेगी, और आपने उसकी क्रेडिबिलिटी पहले ही मिट्टी में मिला दी है, तो आपकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो उन्होंने उस पर बहस करने के बजाय, डिस्कशन करने के बजाय, क्रिकेट की तरफ डिस्कशन को मोड़ दिया। अब क्रिकेट में उनसे क्या डिस्कस करता है इमरान खान से, मैं क्रिकेट डिस्कस करने वाला कौन हुआ। अच्छा अच्छा। सर आखिर में मैम से आपकी मुलाकात हुई थी, पिछली मुलाकात जो हमारी हुई थी उसमें आपने बताया था 1.5 साल पहले हम जब मिले थे कि मैरिजेज आर मेड इन हेवन एंड मैक्सिको, और आई एम सो सॉरी अबाउट योर लॉस। और आप बहुत चीयरफुल थे उस वक्त और आप सारी बातें बता रहे थे, और आप अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में भी कि किस तरीके से आप, एक बहुत बढ़िया रिलेशन था, हेल्दी रिलेशन था, तो वो सारा एकदम चलिए, से। वो अब चली गई तो अब वो तस्करे का कोई फायदा नहीं, दुखी तकलीफ ही होगी उससे। ओके ओके। तो डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हाँ। मेजर वन क्वेश्चन, सोशल कैंपेनिंग बहुत इम्पैक्ट डालता है, एंड आई थिंक यू डन योर पीएचडी सोशल मार्केटिंग पे। सोशल मार्केटिंग, यस। सो 1970s का सिनेरियो तो बहुत डिफरेंट होता होगा जब आप कैंपेन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, एंड डिजिटल एज में इट्स वेरी डिफरेंट। सो हाउ डू यू सी इट, या फिर क्या चेंजेस हैं
कैसे उसको नैरेटिव चलाया जाता है, वो 70s में कैसा हो रहा था और अब कैसे हो रहा है. सो आई वांट टू नो वो उसका ट्रैजेक्टरी क्या है, बिकॉज यू हैव सीन इट फ्रॉम. देखिए ये तो मीडिया रेवोल्यूशन जो आया है पुराने ज़माने में 70s में तो डोर टू डोर कैंडिडेट गरीब भी होते बेचारे साइकिल पे डोर टू डोर चले जाते थे या गली गली जाके अपने वो मीटिंग करते थे. वो ज़माने और थे. या ख़त लिखा करते थे, पत्र लिखते थे. तो लेकिन सोशल मीडिया ने आके बाद में फिर जो फॉर्मल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविज़न पे एडवर्टीज़मेंट, रेडियो पे और न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट वगैरह उस पर खर्चा शुरू हुआ. अब सोशल मीडिया का एज आ गई कि उसने सारे सारे जो मॉडल थे उनको पीछे छोड़ दिया. सोशल मीडिया की एज की वजह से इलेक्शन एक तो प्रचार बहुत सस्ता भी हो गया. हालांकि शायद कमर्शियल लेवल पे करने में अच्छा कुछ पैसे देने हाँ होते वो होंगे, तो लेकिन ज़्यादातर लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो कौन सा खर्चे हो जाते हैं. तो अब जो है शुरू में जब ये आया था 2011-12 में ही शुरू हुआ. सबसे पहला सोशल मीडिया इलेक्शन बराक ओबामा का था 2012 का. तो 2012 का था या कब का था? हाँ, ये जो भी था. 11-12 का ही. हाँ, तो उसके बाद से सोशल मीडिया ने टेक ओवर कर लिया. सोशल मीडिया की वजह से हम उस ज़माने में किसी ने सवाल उठाया कि इसको रेगुलेट करें. फ़ौरन लोगों ने अटैक किया कि साहब हाउ कैन यू रेगुलेट एंड व्हाई शुड यू रेगुलेट. मैंने उस पे एक जवाब लिखा था और एक आध आर्टिकल भी लिखा था कि देखिए सोशल मीडिया भी एक मीडिया है और मीडिया के लिए हमारे कुछ लॉ हैं. मीडिया में हमारे क्या लॉ हैं कि एक तो एक्सपेंडिचर के ऊपर लिमिट है कि आप इससे ज़्यादा मीडिया पे या खर्च नहीं कर सकते या किसी आइटम पे खर्च नहीं कर सकते. तो आपने जो खर्च किया तो हिसाब दे दीजिए. ठीक है. सेकेंडली उसमें जो अगर आपने टीवी के लिए कोई प्रोग्राम बनाया, स्लॉट बनाया, तो उसकी कंटेंट को पहले से प्री अप्रूव कराना होता था इलेक्शन कमीशन से. तो ये दो चीज़ें अगर होती हैं तो सोशल मीडिया पे भी लागू होंगी. कोई सोशल मीडिया कोई नई चीज़ तो नहीं, मीडिया ही है, एक नए किस्म का मीडिया है. तो साहब उसको पकड़ेंगे कैसे रेगुलेट, वो तो एनोनिमस होता है. मैंने कहा एनोनिमिटी जो है ना ये उसका कोई डिफेंस नहीं है. किसी के जी उसको पकड़ेंगे कैसे? पकड़ना तो रेपिस्ट का पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है. चूँकि आपको पकड़ने में मुश्किल होगी तो आप उसको लीगल थोड़ी डिक्लेयर कर देंगे कि जी हम पकड़ तो पाएंगे नहीं, चलो चलने दो, रेप हो रही है होने दो, डकैती हो रही है होने दो. सब में मुश्किल होती है. आज नहीं तो कल हम सोशल मीडिया वायलेशन के लिए पकड़ लेंगे, जो होने लग गया आहिस्ता आहिस्ता. दूसरी चीज़ जो ज़्यादा ख़तरनाक है, जिससे मेरा एक पॉलिसी डिसीजन चेंज होता है कि हम मल्टी फेज इलेक्शन करते थे, 7-7 इलेक्शन, और जिसको मैं डिफेंड करता था फॉर ए गुड रीज़न कि जब ये शुरू किए गए थे सेशन साहब के ज़माने में हो गए थे कि वो एक ज़माने में इलेक्शन डे पे एक 100 150 लोगों की मौत हो जाती थी, मर्डर हो जाते थे. उसको करने के लिए हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजनी शुरू की. उनकी गिनती होती है लिमिटेड. हम बूथों को हम क्लासीफाई करते हैं नॉर्मल, सेंसिटिव एंड हाइपर सेंसिटिव, और हाइपर सेंसिटिव को सबसे ज़्यादा फोर्स देते हैं. तो 100% बूथ को सेव करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, तो वो मिलती नहीं थी. तो जितनी भी मिली हम उसको सर्कुलेट कर दिया करते थे कि 3 फेज़ में अगर सब कवर हो जाए तो 3 फेज़, 7 फेज़ अगर की ज़रूरत पड़े तो 7 फेज़, लेकिन कवर हमने सारे सेंसिटिव बूथ को करना पड़ता है. लेकिन अब क्या हुआ, हमारी फोर्सेस तो 4 दिन में मूव करती हैं, लेकिन इस बीच में सोशल मीडिया जहर फैलाने के लिए 3 मिनट काफ़ी हैं. वो तो आग लगा दे देश में, है ना. तो इसलिए, और इसी तरह फोर्सेस से पहले गुंडे जो हैं, आजकल की इतनी बड़ी एसयूवीज बड़ी स्वांकी हो गई हैं, वो बेचारे बसों में लद के जाते हैं हमारी फोर्सेस. ये एसयूवीज में गुंडा यहाँ इस फेज से दूसरे फेज में अगले 6 घंटे में पहुँच जाता है. तो इसलिए मैंने रिसेंटली 1-2 आर्टिकल भी इस पर लिखे हैं कि अब ज़माना आ गया कि हमें सिंगल फेज इलेक्शन करना चाहिए. जल्द से जल्द इलेक्शन करो. मैक्सिमम 30 या 32 दिन, उससे कम तो नहीं हो सकता, लेकिन 30-32 दिन में इलेक्शन किया जा सकता है. फोर्सेज अवेलेबल हो गई हैं. होम मिनिस्टर ने कितनी बार कहा कि देश में पूरा अमन व अमान हो गया है, नक्सल प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, ये सब कुछ हो गई, तो दैट मीन्स फोर्सेज अवेलेबल हो गई अब.
तो हमको 700-800 कंपनी में 80 से 100 होते हैं, 700-750 कंपनी मेरे वक्त में थी। इस बार तो बंगाल में 2500 कंपनी लगी है। आप 4000 कंपनी सीधे इलेक्शन कमीशन को दे दो कि एक दिन में इलेक्शन करके निकल आएंगे। तो बजाय 3 महीने के लिए आप हमको 800-1000 कंपनियाँ भेजो, आप हमको 30 दिन के लिए 3 गुना एक साथ दे दो। ओनली खर्चा होगा कि जो मशीनें EVM 3 गुना EVM हमें बनवानी पड़ेंगी, उस पर खर्चा होगा। बाकी सारी कन्वीनियंस ये होगी और पीसफुल इलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बट देन फिर ये हो क्यों नहीं रहा? बिकॉज़ प्लॉसिबल तो अब ये क्या हो नहीं रहा, तो आप जो जिसने करना है उससे पूछ लो जाके, क्यों नहीं हो रहा? मेक सेंस। एंड सेकंड, अगर कोई मतलब वेरी बेसिक क्वेश्चन, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है और किसी मेंबर को इलेक्शन लड़ने हैं एंड उनका कोई क्रिमिनल बेसिस है या फिर ऐसा कुछ है, तो इलेक्शन कमीशन का क्या प्रोसीजर होता है उसके बैकग्राउंड को चेक करने के लिए, एंड वो उसे कम्पीट करने भी दे रहे हैं या नहीं करने दे रहे, उसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ना कोई चेक करने का उसको तरीका है। उसमें यह है कि जब भी नॉमिनेशन आदमी फाइल करता है, कैंडिडेट एक एफिडेविट देता है कि जिसमें अपनी सारी क्रिमिनल हिस्ट्री बताता है और अपनी फाइनेंशियल हिस्ट्री बताता है। एफिडेविट अगर झूठा देगा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, वो जुडिशियल प्रोसेस से डील होगा। तो या ऑपोजिशन वाले उसके ऊपर उसका झूठ उसका एक्सपोज करेंगे, इलेक्शन कमीशन उसे मॉनिटर करे। हमारे पास तो किसी का रिकॉर्ड नहीं। आप सडनली कल कैंडिडेट बन के खड़े हो जाओ, हमें तुम्हारे बारे में क्या पता, इलेक्शन कमीशन तुम्हारे बारे में कहाँ से लाएगी इन्फॉर्मेशन? तो इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों में नहीं पड़ता है। वो एफिडेविट आप देंगी, उस झूठा होगा तो आप भुगतेंगी, ठीक होगा तो ऑपोजिशन वाले भी आपको नहीं उसमें कोई पॉइंट आउट करेंगे। सर, जो पैसे का जो खेल है इसमें पर्टिकुलरली एक कैंडिडेट इतना खर्च सकता है, 50 लाख या 60 लाख जो होता है, आपको नहीं लगता ये कितना बड़ा अपने आप में एक इल्यूजन है कि लोग 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए खर्चते हैं, बिल्कुल। सबको पता है, कैंडिडेट को भी पता है, इलेक्शन कमीशन को भी पता है, तो फिर ये ड्रामा क्यों है? उसको वैसे ही कर दो ना। फिर देखिए, इलेक्शन कमीशन को पता ज़रूर है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि पता है तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन को या लॉ को सबूत चाहिए होता है। ड्राइंग रूम में बैठ के हम कहते हैं जी उसने 20 करोड़ खर्च किए, लेकिन सबूत तो है ही नहीं। सबूत तो वो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, नहीं, सबूत इलेक्शन कमीशन ढूंढेगा तो मिल जाएगा सबूत। नहीं मिलता ना, आसानी से मिलता है। अगर रात के अंधेरे में कहीं से कहीं पैसा एक्सचेंज हो गया, किसको पता लगेगा? कहाँ से मिल जाएगा? यही तो काम तो है वो उसे ढूंढने का। अच्छा, उसको पकड़ने के लिए हमने ये डिवीज़न बनाई। पकड़ धकड़ करते हैं हम, रेड करते हैं हम। हाँ, उनके हवाई जहाज़ पे, उनके हेलीकॉप्टर पे, उनके फार्म हाउसेज पे, उनके होटल में, शादी ब्याह, इन सब में। मेरी एक किताब थी सबसे पहले, अनडॉक्यूमेंटेड वंडर। उसमें मैंने 40 तरीके जो बेईमानी के होते हैं वो जो हमने पकड़े हुए थे वो उसमें लिखे। अब शादी, खुद एक शादी हो रही जिसमें 4000 गेस्ट आए हुए, उनको शराब कबाब सब चल रहे हैं। अब हमारा ऑब्जर्वर वहाँ दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देने चला गया, वहाँ उस शादी में न दूल्हा था न दुल्हन थी, फेक शादी थी, है ना। हमने फिर पकड़ लिया कि ये भी एक मोडस ऑपरेंडी है। आगे से हमने सारे बैंक्वेट हॉल जो हैं, होटल उन सब की इंफॉर्मेशन हासिल करनी शुरू कर दी कि भाई इन पे स्पेशल रेड कराएंगे। फेक शादी अभी भी होगी। अब वहाँ दूल्हा दुल्हन भी खड़े होंगे, वो किराए के दूल्हा दुल्हन होंगे। उस सिर्फ उस शाम के लिए दूल्हा दुल्हन उनको करके, उनके इनविटेशन कार्ड भी छपे हुए होंगे, फोटो भी पूरे हो रहे होंगे। वो नई तो ईजाद कर लेते हैं, क्योंकि क्राइम इज ऑलवेज अहेड ऑफ। और ये आपने जो हैवी कंपनीज को डिप्लॉय करने की बात करी, जैसे बंगाल का आपने एग्जांपल दिया 2300-2400, तो ये तो वहाँ के लोग तो इसका कुछ और ही रिस्पॉन्स बता रहे थे कि ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन था। अब मुझे मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट डिटेल के कितनी फोर्सेस गई थी एग्जैक्टली, उन्होंने क्या रोल प्ले किया, और जो रोल उन्होंने प्ले किया वो तो बहुत हाँ, ही नहीं, मुझे compromised role बता उसकी वो मालूम नहीं। हाँ, आपको भी पूछना है? वन इलेक्शन वन नेशन पे आपके क्या ख्याल है? जो भी वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल गैर ज़रूरी चीज़ है कि जी उसमें रीज़न का खर्चा बहुत होता है। तो भाई आप सीधे, इन्होंने भी खर्चे पे सवाल किया। खर्चा जो है आप कम करने का, पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके ऊपर लिमिट नहीं है। कैंडिडेट तो 95 लाख से ज़्यादा लोकसभा के लिए खर्च नहीं कर सकता। 1 रुपया इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। पार्टी उसके बाद 20 करोड़ खर्च कर देती है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो डिस्टर्ब हो गई। लगा दो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कि जी करेंगे, ये तो सरकार के लिए 1 मिनट का काम है। अगर सिंसियर है उनकी कंसर्न
तो लगा दो, ये एकदम 1,000 करोड़ 1,00,000 करोड़ से 10,000 करोड़ पे आ जाएगा। फिर दूसरी के काम बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है सर चीज लाइफ। मॉडल कोड निकाल के देख लीजिए, मॉडल कोड में सिर्फ 2 चीज़ें अलाउड नहीं है, नई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते, जैसे सलमान खुर्शीद साहब ने अनाउंस कर दी थी और मुसीबत में फंसे, नई स्कीम, और नया ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जो बस। करना है पहले कर लो। मैंने कई बार पूछा है कि भाई ये क्या 4 साल 11 महीने आप पावर में रहे, आपको कोई डेवलपमेंट का काम नहीं सूझा। सारे डेवलपमेंट के अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको इलेक्शन से पहले सूझने लगते हैं, क्योंकि वोटर को आप ताज़ा उनको आप ओब्लाइज करना चाहते हैं। तो इस पे तो मैंने बहुत कुछ लिखा और बोला है। ओके, खत्म करें, डन। खत्म कर। हाँ बस हो गया। You said आपने लिखा है population myth and उसमें you presented graphs कि कैसे ये population कभी 1000 साल के लिए कभी increase नहीं होगा। But then I have seen people जिनके mind में इतना strong propaganda है कि हमें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए क्योंकि मुस्लिम नेशंस इतने सारे हैं, तो हमारे लिए तो एक नेशन होना चाहिए। ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है अभी तक, जबकि इतना ग्राफ है, इतना स्टैट्स है हमारे पास। अगर मैं स्टैट्स पढ़ूंगी तो मैं ऑब्वियसली कन्विंस हो जाऊंगी कि हाँ ये तो बहुत रीजनेबल चीज है, बट पढ़े लिखे लोग अभी तक इतना कन्विंस्ड क्यों है? नहीं यार, आपने जवाब दे दिया कि उसके लिए पढ़ा लिखा होना तो जरूरी है ना। My तो friend आज said it. अच्छा वो भी पढ़े ऐसे लिखे भी तो अब वो बंदे पढ़े, होंगे। इसके लिए एक टर्म है पढ़े लिखे जाहिल। अब वो पढ़ने लिखने के बाद भी अगर उनको ये समझ में नहीं आती, मैं आपको एक याद दिलाना, मुझे एक मैं ईमेल पे इनको भेज दूंगा, एक पावर पॉइंट है मेरा, उसमें वो अपने उन 10 पढ़े लिखों पे करके मुझे फीडबैक देना कि उनमें से कितने को समझ में आया। एक ग्रुप में एक प्रेजेंटेशन करके देख लेना, तो इतना कन्विंसिंग है वो। अगर भागवत जी को कन्विंस कर सका तो ये जो आपके पढ़े लिखे फ्रेंड हैं, क्योंकि उनके दिमाग जो है ना वो अंधभक्त हो गए, वो उनके दिमाग आंखों पे एक कलर चश्मा पहना दिया गया है, वो उससे उनको सब चीज़ देखते हैं। तो जहालत की बातें हैं, अनपढ़ता की बातें हैं। अरे फैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, ये मेरा नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और सेंसस, सिर्फ ये 2 सोर्सेज हैं, उससे ये सारे इंटरप्रिटेशन। ये किताब पढ़ने लायक है किताब, उनमें से पढ़ाइए। और लेकिन मैं ये भी बता दूं कि हो सकता है आपके दोस्तों ने इसको अच्छी तरह समझे नहीं। मेरी इस किताब के पे अमेज़न पे अगर आप जाइए तो मेरी 8 किताबें एक तरफ, अकेली इस किताब के 240 के ऊपर कमेंट्स हैं, जिसमें से 239 फेवर में है और हिंदुओं से हैं, जिन्होंने कहा कि कुरैशी की इस किताब से हमारे दिमाग के दरवाजे खुल गए। तो दैट मीन्स उन्होंने ओपन माइंड से देखा और उन्होंने अपना एटीट्यूड बदला, और जिसको उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया। देखो ना, आप सबसे बड़ा सबूत है कि आप उस पर कमेंट जाके पढ़ लीजिए, फिर देखिए एक से एक अच्छे कमेंट, क्योंकि जिन्होंने पढ़ लिया ना तो उनको समझ में आया कि क्योंकि मैं आपसे कोई इमोशनल अपील नहीं कर रहा, कोई रिलीजियस अपील नहीं कर रहा, मैं तो आपके सामने डेटा पेश कर रहा हूँ, देख लीजिए। और दिनेश सिंह जिन्होंने मॉडल बनाया, ये मेरे कजिन नहीं है, इनके हैं। मेरी बुआ का छोरा है। इस तक बात करते हैं। थैंक यू सो मच।